चलें जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने एक सेमिनार मुनक़्क़िद किया है, एचईसी जर्नल्स पब्लिकेशन पॉलिसी 2024 और उसके हवाले से जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, जो तब्दीलियाँ आई हैं, उसके हवाले से मैं बाकायदा आगाज़ के लिए गुज़ारिश करूँगा कि डॉक्टर वसीम साहब जो बायोलॉजी वो बॉटनी डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक़ है और चूँकि हमारे मेंबर हैं, उनसे गुज़ारिश है कि तशरीफ़ लाइए और आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कराएँ डॉक्टर साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيम। आप तमाम अहबाब जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं उनको भी खुश आमदीद और हमारे वो साथी जो इस वक्त अगर ऑनलाइन ज्वाइन हमें कर चुके हैं तो उनको भी वेलकम। अज़ान मोहतरम, जामियात पाकिस्तान ही की ना हो, पाकिस्तान की हो या पूरी दुनिया की, ये वो इदारे हैं कि जो तहकीकी इदारे कहलाते हैं। आमतौर पर तमाम तालीमी और तदरीसी इदारे स्कूल से लेकर उनकी इब्तदा होती है, लेकिन जामियात इस लिहाज से एक मुमताज़ मुकाम रखती हैं कि ज़ाहिर है इन जामियात और इन इदारों के अंदर बुनियादी तौर पे तहकीक वो चीज़ है कि जो उन्हें दूसरे तमाम इदारों से, तालीमी इदारों से मुमताज़ और जो है वो फ़र्क उनके अंदर जो लेकर आती हैं। तहकीक के तनाज़ुर के अंदर अगर आप बात करें तो बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि जिस पर जो यहाँ फैकल्टी मौजूद है या जो ऑनलाइन हमारे साथी मौजूद हैं वो इस बात से आगाह हैं कि दुनिया भर के अंदर तहकीक के लिए जिन-जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है और उसके बाद उसको मुश्तहर करने के लिए, उसे पब्लिसाइज़ करने के लिए या उसे कह लें एक तरीके से दुनिया तक पहुँचाने के लिए जो टूल इख्तियार किया जाता है उर्फ़ आम में आमतौर पे वो रिसर्च जर्नल्स हैं, तहकीकी जराइद जो है वो होते हैं। तहकीकी जराइद के हवाले से एचईसी के क़याम के बाद से बहुत सारी बतदरीज पॉलिसियों की कह लेंगे एक तरीके से बनाई भी जाती हैं और उसके बाद उनको ख़त्म करके नई पॉलिसियाँ भी लाई जाती हैं। अंदाज़न 2020 के बाद से जब से एचजेआरएस का सिलसिला एचईसी ने शुरू किया था, तो एक बहुत बड़ा तबका, चाहे वो जामियात के जर्नल्स हों या फिर जो हमारे दीगर इदारे होते हैं, मुख्तलिफ पब्लिशिंग एजेंसीज़ होती हैं, प्राइवेट इदारे होते हैं, उन सब ने इसको ऑनलाइन जो है वो करना शुरू कर दिया था और एक बहुत बड़ा फिनोमेना कह लें कि डेवलप हुआ कि जिसमें हम तहरीरी सूरत में या प्रिंटेड जर्नल्स की जगह हम ऑनलाइन की तरफ स्विच हो गए। इस दफ़ा 2025 का इख्तिताम है। एचईसी ने एक बार फिर एक नई पॉलिसी जो है वो लेकर आए हैं जर्नल्स के हवाले से, पब्लिकेशन के हवाले से और बेसिकली वो नई पॉलिसी में गुज़िश्ता की भी कुछ चीज़ें मौजूद हैं और नई खासी चीज़ें उन्होंने जो है वो अमेंड की हैं। तो इस हवाले से हमने यहाँ पर एक सेमिनार मुनक़्क़िद किया है। ये सेमिनार कोलैबोरेशन से हो रहा है जिसमें सबसे पहले मैं मशकूर हूँ हमारी डीन जो साइंसेज़ हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की डॉक्टर बिल्किस गुल साहिबा कि जिन्होंने हमें ये फैसिलिटेट किया ये अपना ये वेन्यू देकर। दूसरा इदारा हमारे साथ जो इसमें कोलैबोरेशन कर रहा है वो है सोसाइटी फॉर सोशल साइंसेज एंड रिसर्च एसोसिएशन, सारा के एब्रीविएशन के साथ। आई एम द प्रेज़िडेंट ऑफ दैट एसोसिएशन। सारा जो है वो एक इंटरनेशनल हमारी एनपीओ है जिसमें 7 ममालिक के मुख्तलिफ मेंबर्स हैं, 4-5 वाइस चांसलर्स भी हमारे इस लाइफ टाइम मेंबर्स में शामिल हैं और सोशल साइंसेज की डोमेन के अंदर हम गुज़िश्ता तकरीबन कुछ 7-8 साल से काम कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस और दीगर चीज़ें करवाते हैं। तीसरा इदारा जो इसमें कोलैबोरेट कर रहा है वो ट्रू के नाम से है, टीचिंग रिसोर्स फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन, जो कि जामिया कराची के असातिज़ा पर मुश्तमिल एक इदारा है। इंशाल्लाह आखिर में उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगी। तो मैं बिला तवक़्क़ुफ़ गुज़ारिश करूँगा अब आपके सामने हमारे प्रोफ़ेसर डॉक्टर शहज़ादा खुर्रम खान अलवी साहब जो कि इस वक़्त प्रोफ़ेसर हैं और चेयरमैन हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी के। इसके अलावा एचईसी की मुख्तलिफ कमेटियों में इसका हिस्सा रहे हैं, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी का हिस्सा रहे हैं और इसी तरह से और मुख्तलिफ इदारों से इनकी वाबस्तगी है कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज के इस मौजू पर गुफ्तगू करें। हम कोशिश ये करेंगे कि प्रेज़ेंटेशन पूरी हो जाए, उसके बाद फिर आप सवालात कीजिएगा क्योंकि कई चीज़ ऐसी होती हैं कि जो दौरान प्रेज़ेंटेशन अगर आप गुफ्तगू शुरू करेंगे, तो उसका नतीजा ये होता है कि बाज़ चीज़ें जो अहम है वो रह जाती हैं। तो पहले गुफ्तगू हो जाए, आपका हो सकता है सवालात के जवाब उसी में मिल जाए, नहीं होता है तो इंशाल्लाह फिर एक बड़ा भरपूर क्यूए सेशन हमारे पास मौजूद है, वक़्त का कोई मसला नहीं है। तो ये मेरी गुज़ारिश होगी। जी डॉक्टर खुर्रम साहब से गुज़ारिश है तशरीफ़ लाएँ। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और आज का सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर मारूफ का कि इन्होंने मुझे आज इस हवाले से जो एचईसी ने अभी अमेंडमेंट किया है 24 की पॉलिसी में और इम्प्लीमेंट 25 में, इस हवाले से वर्कशॉप पे मदद किया और बोलने का मौका दिया।
बेसिकली तौर पर एचईसी के जर्नल्स की हम बात करें तो 2013 से शुरू से ही जो इसकी हिस्ट्री है कि पहले वो एचजीआरएस से पहले जो है वो थॉमस एंड राउटर्स की उसकी लिस्ट पर हम जा रहे थे कि उस वक्त देख रहे थे एम्बिग्यूटी थी कि कौन सा जर्नल है या नहीं। फिर उसके बाद 2017 से जो है फिर एक रिवाइव आया और फिर एचईसी ने अपना एक पोर्टल बनाया जिसे हमने एचजीआरएस का नाम दिया। और फिर उसमें भी वक्तन फवक्तन चेंजेस आती चली गई। फिर आफ्टर 5 और 6 ईयर जो है वो उसको जो है खत्म करके दोबारा से हम जो है दूसरी बार अपनी प्रीवियस पॉलिसी पे गए कि थॉमसन एंड राउटर या वेब ऑफ साइंस के इंडेक्सिंग के जर्नल को हमने फिर से वो शुरू किया, उसको अपनाया। तो ये चेंजेस आती गई। फिर उसके बाद उस पॉलिसी में पहले हम स्कूपस की इंडेक्सिंग, फिर इंडेक्सिंग की हम बात करेंगे। जर्नल्स में किसी भी जर्नल्स की विजिबिलिटी के लिए इंडेक्सिंग का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इंडेक्सिंग से ही फिर उसकी क्वालिटी को मेजर किया जाता है। तो पहले एचईसी ने 2019 से पहले 2020 से पहले वो वेब ऑफ साइंस की जो इंडेक्सिंग एजेंसीज थी या एल्सवेयर उसके ऊपर वो फोकस कर रहे थे, जिसमें वेब ऑफ साइंस में डिफरेंट कैटेगरीज थी और उसके बेसिस पर जेएसआर की या क्लैरिवेट की इंडेक्सिंग को एक्सेप्ट किया जाता था पाकिस्तान में। 2019 के बाद वो फिर इंटायरली चेंज हुई जब एचजेआरएस बनी और फिर उसके बाद उन्होंने स्कूपस इंडेक्सिंग की बात की जो कि एल्सवेयर का है। और स्कूपस इंडेक्सिंग में फिर डिफरेंट रैंकिंग के हवाले से कैटेगरीज बनाई गई जिसमें डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड कैटेगरी थी। जी कैटेगरी को फिर रिमूव किया गया। फिर आफ्टर 4 ईयर रिवाइव हुई पॉलिसी और वेब ऑफ साइंस पर हम दोबारा से स्विच कर गए और एचजेआरएस सिस्टम को कर दिया कि भाई ये नहीं हो पाएगा। आफ्टर दैट इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट हुए जो कि वेब ऑफ साइंस के हवाले से थी कि वेब ऑफ साइंस की जो इंडेक्सिंग जर्नल्स हैं या क्लैरिवेट के ईएससीआई जर्नल हो या एसएसआई हो उसकी कैटेगरीज की गई और उसके बेस पर डब्ल्यू कैटेगरी को और एक्स कैटेगरी को किया गया और स्कूपस को फिर से बैक एंड पे ले गए कि नहीं कि ये वाई कैटेगरी और एक्स कैटेगरी में ही रहेगा। और इसके अलावा नेशनल जर्नल्स के लिए कमेटी जो थी वो जैसे जेआरएस में थी वैसे ही कॉन्स्टिट्यूट रही। लेकिन उसके बावजूद भी, ये सारी कोशिशों के बावजूद भी फिर ये हुआ कि जो कि देखा ये गया कि पब्लिकेशन जो है जो कि पहले जो मुश्किल थी वो अब आसान हो गई बल्कि एक बिजनेस की सूरत इख्तियार कर गई। तो उसको देखते हुए फिर से एचईसी ने अब जो है थोड़ा सा अपनी पॉलिसी के अंदर अमेंडमेंट किया है। तो आज हम उस हवाले से इसमें करेंगे और फिर साथ ही साथ एक और भी वो था, आ गया था कि प्रिडिक्टिव जर्नल और क्लोन जर्नल्स की बात आ रही थी कि कुछ जर्नल प्रिडिक्टिव जर्नल्स थे कि पता नहीं होता था, लोग अपने पैसे दे के अच्छे खासे वो पब्लिश करा लेते थे इंटरनेशनली कुछ क्लोन जर्नल्स में। और वो बाद में जब पता चलता था कि ये क्लोन है तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती थी, या नहीं तो फिर वो उसको यूज जो है प्रमोशन में किया जाने लगा कि समटाइम उसको एक्सेप्ट किया जा रहा था, समटाइम नहीं किया जा रहा था। तो इस वाली एम्बेडमेंट में इस वाली पॉलिसी को भी इन्होंने क्लियर किया है। कुछ चीजें इसमें बहुत अच्छी भी इन्होंने की है जिससे क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी जर्नल्स की और स्पेशली इंटरनेशनल जर्नल्स जो कि बहुत ज्यादा पहले बहुत कम हुआ करते थे पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के, फिर हमने देखा कि बहुत ज्यादा जर्नल्स हो गए थे। तो उनकी को भी क्वालिटी को मेजर करने के लिए इस एम्बेडमेंट में कुछ उन्होंने पॉलिसीज में चेंज किया है। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें हमने इस वर्कशॉप या सेमिनार को या प्रेजेंटेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक तो पहला वो होगा जिसके अंदर हमने इस पर डिस्कस करना है कि 2024 में जो पॉलिसीज थी और अब जो अमेंडमेंट हुई वो क्या है। बेसिकली तौर पर यहाँ पर ज्यादातर एडिटर्स हैं या जर्नल से रिलेटेड या पब्लिकेशन से रिलेटेड लोग हैं, उन्हें ये पता हो कि प्रीवियस पॉलिसी में और अब में अमेंडमेंट जो ही वो क्या है। 10-12 जो अमेंडमेंट की है पॉलिसी के अंदर वो हम ब्रीफली उसको देखेंगे कि पहले क्या थी अब क्या है। सेकंड फेज में फिर हम इंटरनेशनल इंडेक्सिंग पर बात करेंगे कि जो कि एचईसी ने कहा है कि जो इंडेक्सिंग एजेंसीज हैं जो जो कौन सी इंडेक्सिंग है जिसको अगर नेशनल जर्नल्स उससे इंडेक्स हो जाएं तो फिर उनको फिर एचईसी के पोर्टल पर या उनके प्रॉपर अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, वो इंटरनेशनली आ जाएंगे। वो इंडेक्स क्या है, उसमें हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और कितना अर्सा लगेगा अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसके रिजल्ट में आने में, उसको हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड जो हमारा जो लास्ट वन है वो फिर एचईसी ने इस अमेंडमेंट में प्रेडिक्टिव जर्नल और क्लोन जर्नल के हवाले से काफी बात की है और उसको फिर उन्होंने ओपन किया है फॉर यूनिवर्सिटी क्यूईसी के हवाले से। कहा है कि पहले एचईसी खुद उसको वो कर रही होती थी कि भाई ये क्लोन जर्नल है या नहीं। अब उसको उन्होंने एक तो ये किया है कि एक लिस्ट दे दी है, एक वेबसाइट जिसको क्रेडिबल वेबसाइट है जो कि मंथली अपडेट हो रही होती है
प्रेडिक्टिव जर्नल्स के हवाले से, क्लोन जर्नल्स के हवाले से कि ये क्या होते हैं और कौन से इन हो रहे हैं, उसके अंदर लिस्ट में कौन कौन से जर्नल शामिल हो रहे हैं और वो कैसे शामिल हो जाते हैं प्रेडिक्टिव जर्नल्स में की लिस्ट में या क्लोन में, और उसके हवाले से फिर हम डिस्कस करेंगे। उसके हवाले से बात करेंगे कि वो किस तरह से शामिल होते हैं और उसमें हम किस तरह से एज ए राइटर, एज ए ऑथर, हमें खुद भी नहीं पता होता है कि ये जर्नल प्रेडिक्टिव जर्नल की लिस्ट में है या क्लोन जर्नल की, और हमारा आर्टिकल जो है वो ज़ाया हो जाएगा एट द एंड, जब हमें पता चलेगा 1 साल 6 महीने बाद पब्लिकेशन के बाद, जब तो पता चलेगा कि तो ये प्रेडिक्टिव जर्नल में, तो उसको हम किस तरह से सर्च डाउन कर सकते हैं या यूनिवर्सिटी किस तरह से उसको सॉर्ट आउट कर सकती है, क्योंकि इस वाली अमेंडमेंट में एचईसी ने ये भी राइट जो है वो टोटली यूनिवर्सिटी और एचईसी के हवाले कर दिया, वो यूनिवर्सिटीज के हवाले से ऑथर को खुद कहा है कि आप चेक करेंगे, जो कि पहले जो एचजेआरएस के ऊपर था और एक एम्बिग्यूटी थी कि एचजेआरएस पर तो वो जर्नल का नाम आ रहा है, लेकिन बाद में पता चलता था कि पब्लिकेशन के बाद ये जर्नल्स जो हैं प्रेडिक्टिव जर्नल हैं या क्लोन जर्नल्स हैं। तो ये तीसरा हमारा हिस्सा होगा, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इसमें ये है कि जो कि इन्होंने पॉलिसी में अमेंडमेंट की है 2024 की, और जो कि इम्प्लीमेंट 5 नवंबर से किया है। पहली है कि पहले जो ये सारी की सारी अमेंडमेंट जो हुई है वो नेशनल जर्नल के हवाले से हुई है। हर साल कॉल फॉर जर्नल्स आया करता था, उसमें जो अमेंडमेंट की है उन्होंने उसके हवाले से ये सारी अमेंडमेंट है। पहली अमेंडमेंट तो ये है कि एप्लीकेशन फी इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। इससे पहले कभी भी ये नहीं था कि हम जब जर्नल्स के लिए अप्लाई करते थे तो कोई फी होती थी, हमने सिर्फ फिल उनके एचजेआरएस किया उनकी ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी तमाम रिक्वायरमेंट को फिल करके और सबमिट कर देते थे, और उसके बाद उसकी रिव्यू होती थी। रिव्यू के बाद फिर आ जाता था कि हमारा जर्नल आइदर के एक्सेप्ट हो या नहीं। तो अब की बार इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, न्यू पॉलिसी अमेंडमेंट किया है कि अब इसकी भी एक फी होगी जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। उसके लिए नॉन रिफंडेबल होगी। पब्लिक सेक्टर एचईआईज के लिए 25,000 रुपीज इन्होंने फीस रखी, और प्राइवेट सेक्टर की एचईआई यूनिवर्सिटीज के लिए और जो सोसाइटीज हैं या प्राइवेटली तौर पर सोसाइटीज या एससीसीपी के ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की निकाल रहे हैं जर्नल, अपनी पब्लिश कर रहे हैं, उनके लिए फी जो है 50,000 है, नॉन रिफंडेबल। इसके अलावा अगर जर्नल रिजेक्ट हो जाता तो पहले ईपीएसआर में हम 25,000 के चेक जमा करा के वो करते थे, उसके लिए अपील में जाते थे, तो उसकी इसके अलावा फीस होगी और वो भी नॉन रिफंडेबल होगी। मीन्स दैट के अब जो है अगर आपने जर्नल्स के लिए अप्लाई करना है या कोई न्यू जर्नल्स बनाना चाह रहा है या इस साल करना चाह रहा है अप्लाई, तो उसे पहले अमेंडमेंट के तौर पर ये फी पे करनी होगी, देन ही कैन एलिजिबल फ्रॉम अप्लाइंग फ्रॉम एचईसी के उसके में। सेकंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अमेंडमेंट में की है पॉलिसीज के अंदर क्या है, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को, पहले लास्ट ईयर ये होता था कि एक तो ये होता था कि पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज थी, प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी। थर्ड जो प्राइवेट सेक्टर के थे, जो कहा गया था कि एससीसीपी से रजिस्टर्ड सोसाइटीज होंगी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होगा, सिर्फ वो ही अप्लाई कर सकते हैं। बकिया जितनी भी सोसाइटीज जो कि काम कर रही हैं, बहुत सी सोसाइटीज जो है रिसर्च के हवाले से वो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज यानी कि सोशली वेलफेयर के तौर पर काम कर रहे होते हैं, तो उनको एलिजिबल कर दिया था, तो इन एलिजिबल कर दिया था। तो इस दफा उन्होंने अब ये है कि एक और शामिल किया गया, एससीसीपी से आप प्राइवेट फॉर्म के तौर पर या तो अप्लाई कर सकते हैं अपने उसके अंदर आपकी मिशन और विजन में मेमोरेंडम के अंदर जो है आपके रिसर्च एंड उसका होगा पब्लिकेशन का। और दूसरा ये है कि आप अगर आपकी सोसाइटी कोई रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी से रजिस्टर्ड है और उसके मेमोरेंडम में अगर रिसर्च एंड पब्लिकेशन पे भी उसमें एक्ट है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये दूसरी चेंज की। हम इसे क्लियर कर देंगे। थर्ड जो है इन्होंने जो चेंज किया है, अमेंडमेंट किया है, नेशनल स्ट्रेटेजिक जर्नल्स, अ न्यू सब कैटेगरी अंडर। पहले ये होता था कि नेशनल जो भी कमेटी से आते थे जर्नल वो वाई कैटेगरीज के लिए होते थे। अब इन्होंने इस कमेटी में भी कहा है कि जो जर्नल्स वाई कैटेगरी से अपने आप को अपग्रेड करना चाह रहे हैं एक्स कैटेगरी में, तो वो अलाउ किया है उन्हें अप्लाई करने के लिए। पहले भी था, तो उसमें उन्होंने ये किया कि कैटेगरी में कि 15% अगर इंटरनेशनल ऑथर उसके अंदर ऑथरशिप होगी पब्लिकेशन में पर इशू, और
लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल एडिटोरियल पब्लिकेशन फॉर स्पेसिफिक जर्नल। तो फिर उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए है कि फिर ओजेएस की पोर्टल पे जो हम रिव्यू कराते हैं ऑनलाइन, एक होता है कि हम ईमेल के थ्रू रिव्यू करा लेते हैं और फिर आर्टिकल को, वो नहीं, हमने कोई प्रूफ देना है कि हमने ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत रिव्यू कराया है और रिगरस रिव्यू हुआ है, जिसके अंदर नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल, क्योंकि एक्स कैटेगरी की ये होती है कि आपने एटलीस्ट वन इंटरनेशनल रिव्यूअर से रिव्यू कराया हुआ हो और एक जो है नेशनल से, तो वो आपने प्रूफ करना है, तो देन यू कैन अप्लाई फ्रॉम एक्स कैटेगरी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो पॉलिसी के मैटर से इन्होंने अमेंडमेंट ये 3 किया है। आगे चलिए। अच्छा, सेकंड जो इनमें की चेंजेस आई है वो पब्लिकेशन रूल्स के हवाले से आई है कि उसमें भी जी अच्छा, लास्ट की पॉलिसी जो थी जेआरएस की, उसके अंदर ये होता था कि एडिटोरियल बोर्ड से लोग या एडिटोरियल टीम में जो लोग होते थे वो अपने आर्टिकल को पब्लिश नहीं कर सकते थे जर्नल के अंदर। उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि एडिटोरियल बोर्ड या एडवाइजरी बोर्ड या एडिटोरियल टीम वो नहीं कर सकता था पब्लिकेशन अपने उसमें। इस दफा उन्होंने इसको रिवाइज किया है और प्रीवियसली पॉलिसी को अमेंडमेंट करके लाए कि एडिटोरियल बोर्ड्स के मेंबर कैन नाउ पब्लिश इन देयर ओन जर्नल में कर सकते हैं, लिमिटेड 10% रखी है पर इशू। तो ये यहाँ पर एक इन्होंने पॉलिसी के अंदर दोबारा से रिवाइज किया है पॉलिसी, ये कह देंगे प्रीवियस वाले को इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि 2020 से पहले ये हुआ करता था कि ऑडिटोरियल टीम के भी 10% कर सकते थे। तो अब यहाँ पर ये एक चेंज लाया है इसमें। दूसरा प्रेडिक्टिवली जर्नल्स की बात की, इसको हम बाद में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। एनी जर्नल्स लिस्टेड इन केबल्स प्रेडिक्टिव लिस्ट, अब यहाँ पर इन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया है एक इंटरनेशनली केबल्स के प्रेडिक्टिव लिस्ट होती है जो कि मंथली अपडेट होती है। तो अगर वो जर्नल आपका इंटरनेशनल जर्नल या नेशनल जर्नल कोई भी जर्नल इस लिस्ट में आ जाता है किसी भी वक्त, तो आपका जर्नल उसी वक्त डिलिस्ट हो जाएगा एचईसी की कैटेगरी से। तो एट दैट टाइम जब आप इससे कोई भी ऑथर एज ए ऑथर या एडिटर अपने जर्नल्स को यहाँ पर भी लिस्ट में देखना पड़ेगा उसे, कि ऐसा ना हो कि इस जर्नल की लिस्ट में चला जाए। बाद में हम इसे भी करेंगे, देखेंगे कब जाता है जर्नल हमारा प्रेडिक्टिव जर्नल बन के और इनके लिस्ट में चला जाता है। यहाँ पर पहले ये था कि वो एचईसी खुद इसे मेजर कर रही थी कि कौन सा जर्नल है। हर साल के एंड पे होता था कि वंस योर जर्नल्स आर इन लिस्ट ऑफ एचईसी वाई कैटेगरी इन एनी कैटेगरी, तो साल भर रहता था। अब ये यहाँ पर भी चेंज आया है कि अब आपने एट दैट टाइम किसी भी वक्त अगर ये लिस्ट में आ जाता है प्रेडिक्टिव जर्नल की लिस्ट में, जो कि अवेलेबल है केबल्स के नाम से इंटरनेशनल वेबसाइट है जो कि अपडेट कर रही होती है अपने जर्नल्स को, और वो उनके ऑटोमेटेड सिस्टम बना हुआ है जहां पर उन्हें लगता है कि ये जर्नल जो है वो क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर रहा है या किसी भी तरह की फॉर्जरी कर रहा है पब्लिकेशन के अंदर, तो वो इस जर्नल में अपडेटेड हो जाता है, उसका नाम आ जाता है या उस पब्लिशर का नाम आ जाता है। तो जैसे ही नाम आएगा वो डिस्कनेक्ट, एचईसी ने कहा है कि हम उस ये इसे डिस्कनेक्ट कर देंगे, कि इसमें ये नहीं हुआ कि वो एक साल के लिए हो गया तो हो गया। आर्टिकल थर्ड जो पॉलिसी में चेंज आई है, आर्टिकल लिमिट पर इशू। पहले ये हो रहा होता था कि एक इशू के अंदर कोई अपर लिमिट कैप नहीं था, किसी जर्नल में 50 आर्टिकल, किसी में 100 भी पब्लिश हो जाया करते थे। और तो लेकिन अब की बार इन्होंने ये किया है कि अपर लिमिट एक तय कर दी है, पर इशू जो है कैप जो है वो 30 आर्टिकल्स की है, कि एक इशू में 30 आर्टिकल्स ही होंगे। आइदर के वो जर्नल अगर बाइनरली निकल रहा है तो 2 इशू आ जाएंगे, या क्वार्टरली है तो 4 इशू। हर इशू वाइज जो है वो 30 से ज्यादा पब्लिकेशन नहीं होगी। मिनिमम तो 5 है ना, ऑलरेडी वो तो है कि आपकी एक इशू के अंदर मिनिमम 5 होना चाहिए, जो कि आईएसएसएन का बनाया हुआ है, किसी का भी नहीं। वो कंटिन्यू। ऑथरशिप फंडिंग एंड वेरिफिकेशन है यहाँ पर न्यू मॉडल। अब यहाँ पर पहले ये होता था कि हमने कहा था कि एचईसी ने ये कहा है कि 3 ऑथर, फर्स्ट 3 ऑथर ही होंगे।
बाज़ जो हैं इसको फॉलो नहीं करते थे, 5 ऑथर थे या साइंस में के जर्नल्स में बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अब एक मैकेनिज्म बना दिया है कि न्यू मॉडल असाइन 30% जो वेट होगा वो फर्स्ट ऑथर का होगा अगर कोई भी आर्टिकल पब्लिश हो रहा है, 30% जो है वो करस्पॉन्डिंग ऑथर का होगा और रिमेनिंग 40% प्रोपोर्शनेट हो जाएगा कि भाई 40% को प्रोपोर्शनेट करके उसके वेटेज हो जाएगा। इट मीन्स कि अब इन्होंने इस पर भी ये कर दिया कि अगर आपका कहीं भी पब्लिक प्रमोशन हो रही है, कहीं पर आपकी जा रहे हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑथर को जो है 30% मिल रहा है और करस्पॉन्डेंस है तो 60% हो जाएगा। फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट में फिर ये 40% प्रोपोर्शनेट होगा, यानी कि अब यहाँ पर इस वेटेज सिस्टम को ले आए जो कि पहले नहीं था। ये बिल्कुल न्यू अमेंडमेंट इसकी हुई है। पहले यहाँ पर इस तरह का नहीं था कि वो फर्स्ट ऑथर हो या थर्ड ऑथर हो, सबका वेट सेम होता था, है ना, वो पब्लिकेशन सबकी थी। अब यहाँ पर इन्होंने परसेंटेज वाइज कर दिया है कि फर्स्ट ऑथर को 30% है, अगर वो करस्पॉन्डेंस ऑथर है तो 30%, अगर सेकंड है तो और थर्ड है तो फिर सब में 40% से डिवाइड हो जाएगा वो प्रोपोर्शनेट करके। फंडिंग पॉलिसी है, फंडिंग पॉलिसी को भी इन्होंने क्या एलिजिबल फॉर नॉट रिस्ट्रिक्ट किया है पब्लिक सेक्टर को। अब सिर्फ ये फंडिंग जो है जो एचईसी पर इशू या पर उसके ऊपर एनुअल दे रही थी वॉल्यूम, वो कैटेगरी वाइज था कि वाई कैटेगरी को 250,000 और इसी तरह से 500 और था। अब इन्होंने ये कर दिया कि सिर्फ अब ये सबको मिल रहा होता था। लास्ट ईयर में भी प्राइवेट सेक्टर को खत्म कर दिया था। इस साल इन्होंने रिस्ट्रिक्ट ये किया कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज को मिलेगा और साथ ही साथ ये भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटियां अपने जर्नल से के ऑथर से पेमेंट नहीं लेंगी, एपीसी चार्जेस उनकी नहीं होगी होगी पब्लिक सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर के अंदर इन्होंने कहा है कि फंडिंग आपको नहीं मिलेगी और रिस्ट्रिक्ट कर दिया जर्नल्स के उसके ऊपर। तो यहाँ पर ये एक अमेंडमेंट ये भी एक हुई है। लास्ट ये है कि वेरिफिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी नवी जो है इसकी है कि पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम एचईसी पर डाल देते थे कि भाई एचजेआरएस के अंदर ये जर्नल आ गया है लिस्ट में, हमारे इस पर आ रहा है आइदर के दैट जर्नल इज अ क्लोन जर्नल और प्रेडिक्टिव जर्नल। लेकिन लोग केस कर जाते थे स्पेशली प्रमोशन में या अपने इसमें कि भाई हमारा डब्ल्यू कैटेगरी में आ गया है आर्टिकल। अब ये हमें नहीं पता, ये तो हमने एचजेआरएस से देख के किया था। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किसी ने क्यूईसी पर यूनिवर्सिटी की क्वालिटी इंश्योरेंस सेल पर डाल दिया है कि वो इस बात की रिस्पॉन्सिबल होगी कि विद एचईसी फोकसिंग ऑन रैंकिंग फंडिंग एंड ट्रेनिंग के हवाले से कि वो देखेगा कि ये जर्नल जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है आइदर दैट आर्टिकल इन लिस्टेड इन वाई कैटेगरी, एक्स कैटेगरी, डब्ल्यू कैटेगरी, और ये जो जर्नल जो है ये प्रेडिक्टिव जर्नल की लिस्ट में था एट दैट टाइम जब ये पब्लिश हुआ था आर्टिकल। उस वक्त ये जर्नल कहीं क्लोन जर्नल की लिस्ट में तो प्रेडिक्टिव जर्नल की लिस्ट में तो नहीं था, या ये क्लोन जर्नल है। ये सारी की सारी जिम्मेदारी अब क्यूईसी देखेगा, एचईसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये। और इसी तरह से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑथर का जो इन्होंने नया लाया है सिस्टम जिसके अंदर उन्होंने वेटेज दिया हुआ है परसेंटेज, वो भी क्यूईसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। तो आगे अच्छा, ये हमारे इसके पहले हिस्से का था कि ये 8 से 10 अमेंडमेंट एचईसी ने की है नई पॉलिसी के मुताबिक, यानी अमेंडमेंट किया है 2024 की पॉलिसी में, क्योंकि अभी कॉल फॉर जर्नल्स आने वाला है तो उसके अंदर इन्होंने ये अमेंडमेंट कर दिया है, इस पर ये किया है। सेकंड फिर कैटेगरी है, कुछ इस तरह से भी रखा है, इंडेक्सिंग को इन्होंने और भी ऐड किया है। अगर कोई जर्नल इंटरनेशनल जर्नल है और उसके ही हैज अ इंडेक्सिंग ऑफ दीज इंडेक्सिंग, तो वो डायरेक्टली तौर पर आ जाएगा वाई कैटेगरी में, उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। जो कि पहले ये होता था कि अगर है भी जर्नल किसी इंडेक्सिंग में तो नेशनल जर्नल को अप्लाई करना होता था और फिर उसके बाद वो उसे कैटेगरी देते थे, एक्स कैटेगरी या जो भी। लेकिन अब की बार इन्होंने ये एक और चेंज किया कि अब ये कह रहे हैं कि अप्लाई करने की जरूरत नहीं है अगर आपका जर्नल जो है वो इसमें आ गया है और किसी वक्त भी अगर ये इन लिस्ट में आ जाता है इंडेक्सिंग में, तो एट दैट टाइम से वो उनके जो है वो किसी की कैटेगरी में आ जाएगा। आगे अच्छा जी, इसमें इन्होंने पूरा कर लो। ये 5-6 इंडेक्सिंग एजेंसीज हैं या ये कह लें कि इंडेक्सिंग कंपनीज हैं जो कि करती हैं, जैसे कि वेब ऑफ साइंस है। वेब ऑफ साइंस में SCIE और SSCI और AHCI, बेसिकली तौर पर ये एक साइंस के हवाले से इंडेक्सिंग है, इनकी हायर इंडेक्सिंग है वेब ऑफ साइंस की, दूसरी सोशल साइंस की और तीसरी जो है ह्यूमैनिटीज की है। तो इसको डब्ल्यू कैटेगरी में किया गया है।
ये टॉप टायर इंडेक्सिंग कहलाती है इंटरनेशनली, और ये जो है वो हम कहते हैं क्लैरिवेट के उसकी लिस्ट के अंदर ये आ रहे होते हैं अगर ये इंडेक्सिंग हो। थोड़ी सी बता दूं मैं कि इंडेक्सिंग क्या चीज होती है। बेसिकली तौर पर इंडेक्सिंग से मुराद ये होती है कि हमने डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि जर्नल्स निकाल ली हैं, साथ ही साथ उनकी इंडेक्सिंग कंपनी है, और वो बेसिकली तौर पर अगर ये इंडेक्सिंग जर्नल के पास आ जाती है तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, एक वो हो जाता है एक मॉडल। तो ये वेब ऑफ साइंस जो कंपनी है उसकी जो इंडेक्सिंग थी वो ये 3 SSCI है या ये है। इसी तरह से ESCI इसकी उसके ऊपर है। इसी तरह से एल्सवियर एक कंपनी है जर्नल्स की, जिसके अंदर हम कह रहे होते हैं बहुत सारे जर्नल्स हैं, उसकी इंडेक्सिंग जो है वो स्कूपस की होती है। स्कूपस के भी 4 टायर होते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। तो पहले जो था GRS में Q1 को हम कहते थे W कैटेगरी, Q2 और को हम कहते थे X, और फिर Q3 को हम Y कैटेगरी में कर रहे होते थे। अब ये चेंज हो गए, अब इन्होंने वेब ऑफ साइंस पे लाया। ये कैटेगरी है कि अगर इस इंडेक्सिंग में आपका जर्नल है नेशनल जर्नल, तो आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यू कैन नॉट अप्लाई फ्रॉम एनी HEC के इसके ऊपर करेंगे, आपका जर्नल खुद ब खुद उस कैटेगरी में होगा। स्कूपस की मीटिंग विद HEC क्राइटेरिया कर रही है तो वो X कैटेगरी में आएगा, और मीटिंग नहीं कर रहा है स्कूपस यानी कि Q4 में है तो वो Y कैटेगरीज में आ जाएगा। इसी तरह से मेडलाइन है, जो मेडिकल से रिलेटेड जर्नल्स हैं या पबमेड कह रहे होते हैं हम, उसकी इंडेक्सिंग है मेडलाइन कंपनी और पबमेड, वो Y कैटेगरी में आ जाएगी। इसी तरह से एक इन्होंने ऐड कर दिया इसमें डॉज, और भी एक होगा नीचे आ नहीं रहा है, एक और होगा चेंकी के है, चाइना के हवाले से वो इंडेक्सिंग है। डॉज इज तो है इनिशियली सिंपल पाथवे है फॉर न्यू ओपन एक्सेस के लिए। डॉज में भी अगर आपके जनरल की इंडेक्सिंग है तो वो वाई कैटेगरीज में आ जाएगा सिंपल। और एक और इसमें आ नहीं रही है मेरे ख्याल से, चैंकी के नाम से है, वो चाइनीज इंडेक्सिंग एजेंसीज है, वो भी बिल्कुल इसी तरह की है, और वो उसमें भी अगर आपकी है तो फिर आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है जर्नल की। या अगर आपने कोई नया जर्नल निकाला है और आप चाह रहे हैं कि वो हम उसके इंडेक्सिंग के लिए काम करें, तो फिर वो अगर आ जाता है तो फिर आपको ऑटोमेटिक वो HEC की कैटेगरीज में आ जाएगा, जैसे कि इंटरनेशनल होता है। अब ये यहाँ पर बता रहे हैं कि हाउ, अगर हम अभी से इंटरनेशनली तौर पर, क्योंकि अब HEC ने एक और रोड मैप दिया हुआ है इसके अंदर के, अब नेशनल जर्नल्स अगर कोई भी हैं और कोई नया जर्नल बनाता है तो वो 5 इयर्स के अंदर उसने जो है वो ये इस इंडेक्सिंग 5 साल तो वो अप्लाई कर सकता है HEC के थ्रू, नेशनल कमेटी के थ्रू। बट 5 इयर्स के बाद उसने 5 इयर्स में ये इंडेक्सिंग लेनी ही लेनी है, नहीं तो फिर वो अप्लाई भी नहीं करेगा, नहीं आएगा। इसी तरह से दोस्त जर्नल जो कि बहुत पहले से किसी की कैटेगरीज में आ रहे हैं, और अक्टूबर 2024 की उस वक्त भी वो वाई कैटेगरी में थे, तो उन जर्नल्स को भी बेसिकली तौर पर 2 साल बढ़ा के उस वक्त से 7 ईयर किया है उस वक्त के टाइम से, और कहा है कि विद इन these 4, 5 और 7 between 7 year you must have a these one of these indexing एजेंसी से आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए। अदरवाइज फिर आपको वो आपकी जो है वो एक्सटेंड नहीं करेंगे थ्रू नेशनल कमेटी के थ्रू। तो अब हमें इस पर काम करना है। तो अब हाउ वी आर अप्लाइंग फ्रॉम दीज इंडेक्सिंग एजेंसीज, बिकॉज कि यहाँ पर अप्लाई करने के बाद हमें बहुत सारी चीजों की रिलायबिलिटी को मेंटेन करना पड़ता है, वैलिडिटी को, के जैसे अभी नेशनल जर्नल में है। तो इनमें अप्लाई करते हैं तो कितना अरसा लगेगा, उसमें क्या क्या चीजें हमें जरूरत पड़ेंगी, सारी, क्योंकि सारी की सारी चीजें ऑनलाइन ही है अब है, तो वो इसको थोड़ा सा हमने यहाँ पर डिस्कस किया। लेकिन इन डिटेल इनकी वेबसाइट पर भी एड्रेस दे दिया जाएंगे। तो बहुत सारी चीजों को अपनी अपनी जर्नल्स की ओपन करना पड़ता है आपने, स्पेशली रिव्यू के हवाले से, या एडिटोरियल बोर्ड हम बनाते हैं या एडवाइजरी बोर्ड, हम ऐसे ही नाम डाल देते हैं तो उसको वो काफी चेक कर रहे होते हैं उसकी चीजें। या रिव्यू के हवाले से है कि रिव्यू किस तरह का हो रहा है, किन से कराया है, किसकी डिटेल, वो सारी जर्नल्स की जो है वो इशू वक्त पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर टाइम पे आ रहा है, या ऐसा तो नहीं है कि जो कि हमारे यहाँ एक वो है कि हम अपने इशू वक्त पर नहीं लाते हैं, बैक डेट पर अब पब्लिश कर देते हैं। तो इन सारी चीजों की जो है वो रिपोजिटरी को चेक कर रहे होते हैं बेसिकली तौर पर, जिसकी यही वजह है कि हमारे यहाँ अभी तक हमारे भौतिक मेरे ख्याल से साइंस में कुछ जर्नल्स हैं, अदरवाइज डॉच को भी हम नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हम बैक एडिशन निकाल रहे होते हैं कि बैक डेट्स पर हम पब्लिश कर रहे होते हैं या वक्त पर नहीं। तो टाइम लाइन की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और ये टाइमलाइन वो किस तरह से चेक कर रहे होते हैं, जब हम चीजें ऑनलाइन होती है तो उनके पास हम ऊपर से तो चेंज कर देते हैं,
लेकिन बैक एंड पर उनके पास होती है, चीजें आ जाती हैं जिससे वो पता चल जा रहा होता है कि आइदर कि इन्होंने वक्त पे किया या नहीं किया, या डेट में डिफरेंस आ रहा होता है। इसी तरह से रिव्यू हम जो करा रहे होते हैं अभी भी ईमेल के थ्रू, तो ओजीएस पर अगर है तो ओजीएस के अंदर प्रॉपर सिस्टम मौजूद है जिसमें हमें ऑनलाइन रिव्यू कराना होता है, उसमें हम स्पेसिफिक टाइम देते हैं। रिव्यू में भी फिर उसकी राउंड अप होता है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, तो एक इस रिगरस प्रोसेस के बाद पब्लिकेशन होती है। तो ये सारी चीजों को वो देख रहे होते हैं, मेंटेन इंडेक्सिंग एजेंसीज बेसिकली तौर पर यही देख रही होती है कि क्वालिटी इसी से आ रही होती है कि क्वालिटी है या नहीं। अगर विदाउट जर्नल, तो यही अगर चीजें हम नहीं कर रहा होता कोई भी जर्नल एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक, तो फिर वो प्रिडिक्टिव जर्नल की लिस्ट में ऑटोमेटिक टेबल्स की उसमें चला जाता है, उसमें हमें देखना होता है। डॉज की जो हमें फेज 1 में सबसे जो इजीएस्ट वे है, या हम ये कह सकते हैं कि पाथवे है, अगर एक छोटी इंडेक्सिंग से लेके हम अगर हम वेब ऑफ साइंस की इस पर जाना चाहते हैं एसएससीआई पे, तो सबसे पहले हमें डॉज की इंडेक्सिंग लेनी पड़ती है। डॉज की जब हम इंडेक्सिंग की बात कर रहे होते हैं तो ये एटलीस्ट 3 to 6 मंथ में इसको हम प्रोसेस करने के बाद हमें मिलती है। उसमें डॉज असिस्ट कर रहा होता है, एंट्री पॉइंट है, और ये एलिजिबिलिटी है सबसे पहले स्कूपस और वेब ऑफ साइंस में अप्लाई करने से पहले हमारे पास डॉज की इंडेक्सिंग होगी, तो ही हम वेब ऑफ साइंस या स्कूपस के लिए एलिजिबल होंगे। अगर हम अप्लाई तो कर देते हैं लेकिन वो वहीं पर रोक देते हैं, फिर असेस नहीं कर रहे होते हैं कि डॉज की इंडेक्सिंग में आप नहीं गए। जब आप डॉज की वेबसाइट पर जा रहे होते हैं तो उनके पास 70 to 80 डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, क्रॉस क्वेश्चन, जो कि इसमें समटाइम वो आपके ओजेएस सिस्टम, जो भी ऑनलाइन सिस्टम ओजेएस है या स्कॉलर वन पर अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने अपग्रेड कर दिया है अपने को, तो उसकी ऑनलाइन सारी वेरिफिकेशन भी वो चेक कर रहे होते हैं, मांग रहे होते हैं। इसके अलावा आर्टिकल की जो है वो क्वालिटी को देख रहे होते हैं कि आइदर के हमारा जो पब्लिकेशन हो रही है वो हमारे जर्नल में जो हमने स्कोप दिया है उसके मुताबिक है या नहीं है। जर्नल की समटाइम ऐसा भी हो जाता है कि जर्नल हम बना रहे होते हैं बड़ा स्पेसिफिक नहीं रख रहे होते हैं, जर्नल बना रहे होते हैं, सोशल साइंस का जर्नल सारी चीजों को कवर कर रहा है, या नेशनल साइंस के अंदर सारी चीजों को, तो ऐसे जर्नल्स को वो फिर इंडेक्सिंग नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि स्पेसिफिक होना है, आपने मोर देन आइदर के आप जर्नल रखें। अगर फॉर एग्जाम्पल जोलॉजी का है तो जोलॉजी के अंदर अगर मेरीन साइंस में जा रहे हैं, या एजुकेशन है तो एजुकेशन के अंदर आप किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट एजुकेशन में, या गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो गई, या अगर हम मेडिसिन के अंदर भी जा रहे हैं तो एक स्पेसिफिक उसमें, तो स्पेसिफिकेशन को वो देख रहे होते हैं। अगर ज्यादा आपने जर्नल उसके स्कोप को रख दिया कि तमाम तरह के पेपर आ जाएं, तो फिर उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, फिर आपको कहते हैं कि आप इस पर रिवाइज करें। साथ ही साथ फिर जो है ऑडिटोरियल बोर्ड या एडवाइजरी बोर्ड, उसके अंदर इंटरनेशनल रिव्यूअर्स का, इंटरनेशनल एडवाइजरी मेंबर्स का होना जरूरी है, नॉट ओनली फ्रॉम देयर नेम। उनकी आपको ये भी बताना पड़ता है कि उनका रोल क्या है एडवाइजरी बोर्ड के अंदर, क्योंकि जो भी होते हैं उनका कोई ना कोई रोल होता है। अगर हम किसी भी इंटरनेशनल एडवाइजरी बोर्ड में किसी को अगर हम इनवाइट करते हैं तो वो सबसे पहले यही पूछता है कि मुझे कितना टाइम देना पड़ेगा, इसके लिए क्या रोल होगा मेरा। तो यहाँ पर हमें रोल भी डिसाइड करके बताना पड़ रहा होता है उसके अंदर, और उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी को रखा जाता है, क्योंकि उसमें वो ईमेल करके समटाइम डॉज की भी उनसे वो कंफर्म करते हैं कि आपके उसके है या नहीं। तो ये पहला फेज तो डॉज का है। फिर इसकी ये चेकलिस्ट थोड़ी सी इसमें डाल दी है, ओपन एक्सेस है और ऑनलाइन प्रिंट होना चाहिए इसका। एम इन पहले इसको कर लूं। अच्छा, और इसके अप्लाई करने के लिए इसकी स्पेसिफिक, ये पीछे डॉज डॉट ओ आर जी अप्लाई का है, तो यहाँ पर जाके हम अपने जर्नल्स की पूरी एक फॉर्म है और उसके अंदर तकरीबन 30 से 40 या इससे भी ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चंस वो कर रहे होते हैं, छोटे छोटे, जो कि आपकी जर्नल से ही रिलेटेड होते हैं, आपकी पब्लिकेशन से रिलेटेड होते हैं, आपकी एडिटोरियल टीम से रिलेटेड होते हैं। वो सारी चीजें आप जब ये करते हैं उसके बाद फिर ये सारी जो है वो 3 to 6 मंथ लेते हैं रिव्यू के लिए। वो एट दैट टाइम, रिव्यू के टाइम में अगर उन्हें जरूरत पड़ती है कि आपसे कुछ पूछना है, तो 3 to 4 टाइम आपसे वो करस्पॉन्डेंस भी कर रहे होते हैं। और अगर ये हमने सक्सेसफुली किसी जर्नल ने ले लिया, इज द इनिशियल पार्ट टू अपने जर्नल को आप इंटरनेशनल लेवल पर ले जा रहे हैं, क्वालिटी की तरफ ले जा रहे हैं, यहाँ पे ही स्टिक लग जाती है, मिलती नहीं है डॉट की इंडेक्सिंग।
अच्छा, इंडेक्सिंग में जब हम बात कर रहे होते हैं, सेकंड में हमने कहा था ESCI, जो कि HEC की एक्स कैटेगरी के जर्नल है, वेब ऑफ साइंस का। बेसिकली तौर पर ये वेब ऑफ साइंस का है, क्लैरिवेट एक कंपनी, उसके हवाले से ये एक्स कैटेगरी का है, और ये बेसिक वेब ऑफ साइंस में इमर्जिंग सोर्स होता है, यानी कि दूसरा जो है वो एडवांस लेवल पर ही इमर्जिंग का है। इनिशियल लेवल के जो जर्नल्स हैं आफ्टर डॉज यहाँ पर अप्लाई करके एक्स कैटेगरी में जाते हैं। इसकी में सोर्स है ग्रांट ऑटोमेटिक HEC में चला जाता है इसकी विजिबिलिटी, और इसको हम अप्लाई करते हैं तो इसमें कम से कम 6 to 12 मंथ का टाइम पीरियड लगता है इसके अंदर आफ्टर डॉज। इसमें ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि डॉज की इंडेक्सिंग हो जाएगी तो फिर ये अपनी काम शुरू करते हैं, और इसकी रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 2 years ऑफ पब्लिकेशन होती है। आपके जर्नल में 2 वॉल्यूम्स आ चुके हों, आइदर के वो इश्यूज आपने एक साल में 4 निकाले हैं, 2 निकाले, 2 years की पब्लिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद फिर जो है वो ऑडिटोरियल स्ट्रॉन्ग ऑडिटोरियल बॉडी इंक्लूड इंटरनेशनल स्कॉलर्स, जो अभी मैंने बताया, इंटरनेशनल स्कॉलर्स का उनका रोल आपको डिफाइन करना पड़ता है कि किसका क्या रोल है। साइटेशन स्टार्टिंग टू अपीयर, एथिकल एंड पब्लिकेशन पॉलिसीज पूरी प्रॉपर कोप की हवाले से कर रहा होता है। नॉर्मली तौर पर हम लोग कोप के जो एक है उसके हवाले से बनाते हैं, तो उसको हम एसोसिएट करें। इवन ये कि बास जर्नल नेशनल ने भी कोप की भी इंडेक्सिंग ली हुई है कि हमने कोप के तहत अपने जर्नल को बनाया और उनसे अप्रूव ले लिया है। साइटेशन स्टार्टिंग टू अपीयर, यहाँ पर हम ये कह रहे होते हैं, हमारे एक तो होता है कि हमने साइटेशन इंडिविजुअल ऑथर्स की होती है, एक जर्नल की भी साइटेशन होती है। वो यहाँ पर जर्नल की साइटेशन को भी देख रहे होते हैं कि जर्नल की साइटेशन किस तरह की है। आइदर के जर्नल ने सेल्फ साइटेशन तो नहीं किया हुआ, जैसे ऑथर अपने सेल्फ साइटेशन कर रहे होते हैं कि अपने ही आर्टिकल को अपनी आर्टिकल में दोबारा बार बार करके अपनी इंडेक्सिंग बढ़ा रहे होते हैं। इसी तरह से जर्नल्स भी कर रहे होते हैं कि अपनी इसकी इंडेक्सिंग को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपकी जर्नल की विजिबिलिटी वहां से पता चलती है। तो आपने सेल्फ इंडेक्सिंग में ये तो नहीं कि अपनी ऑथर के आर्टिकल के अंदर जो है वो आपने किया हुआ, जैसे कि अक्सर हम इंटरनेशनल जर्नल में, ये क्लोन जर्नल में हो रहा होता है या प्रेडिक्टिव में, रिव्यूअर लिख के भेज रहा होता है कि लिस्ट के साथ साइंस में या हमारे इसमें कि इतने ये ऑथर के आर्टिकल को अपने इसमें साइटेड को ये आपके उससे लिंक करें, जबकि वो लिंक भी नहीं कर रहे होते हैं उसके। तो ये बेसिकली तौर पर सेल्फ साइटेशन कहला रही होती है, या इसको ये जर्नल की इंपॉर्टेंट होती है कि उसकी खुद की साइटेशन क्यों हुई, क्यों, क्योंकि साइटेशन के बाद ही उसका जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर बन रहा होता है। तो यहाँ पर वेब ऑफ साइंस की इनिशियल इसमें भी ये भी देख रहे होते हैं वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस तरह का है। एक तो है कि ओजेएस पर है, ओजेएस इज अ इनिशियल लेवल ऑफ एनी ऑटोमेटेड सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा होता है। ओजेएस के बाद भी डिफरेंट जो डेवलप्ड कंट्रीज की जो यूनिवर्सिटियां हैं वो अपना खुद का ओजेएस या अपना खुद का ये ऑटोमेटेड सिस्टम बनवा रही होती हैं, जिसमें हम कहते हैं कि जो पेड में स्कॉलर वन है, जो कि ओजेएस से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वहां पर। तो स्कॉलर वन है कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है वो भी देख रहे होते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे होते हैं कि अगर यहाँ भी जिन यूनिवर्सिटीज के जर्नल्स को एक्स कैटेगरी मिली है, तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि वो ओजेएस पे नहीं थे, वो स्कॉलर वन पर थे। ओजेएस में तो हम बहुत आसानी से मैनिपुलेट कर लेते हैं डेट्स वगैरह, स्कॉलर वन में ये थोड़ा मुश्किल होता है। इट मीन्स के जितनी जैसे जैसे इसकी रिलायबिलिटी बढ़ रही होती है सॉफ्टवेयर की, तो वो आसान होता है। यहाँ पर वो वेबसाइट के भी स्ट्रक्चर को देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट जो है इनके मेटा डेटा में इंग्लिश में होना चाहिए। एक ये है, जैसे नेशनल जो कि रीजनल लैंग्वेज के जर्नल्स हैं, तो उसमें ये चाइनीज वगैरह डिफरेंट है, तो उनके एब्स्ट्रैक्ट एटलीस्ट इंग्लिश में होते हैं अगर वो इंडेक्सिंग वेब ऑफ साइंस से करा रहे हैं। और रेगुलर टाइमली इशू है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट के पेपर जो है आपका टाइमली आया हो, इशू हो। अगर आपने अपनी पॉलिसी में लिखा हुआ है कि 30 अप्रैल को हमारा पहला क्वार्टर का आ जाएगा आर्टिकल, तो 30 को ही आ जाना चाहिए, और 30 से पहले सारे आर्टिकल जो है उसके अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, उसकी वो आ जाए। ऐसा ना हो कि वो अगले साल 30 को आप हम डेट डाल के कर रहे हैं, या 30 अप्रैल के बजाय हम जून में वो एडिशन निकाल लें और डेट वो डाल लें। तो क्योंकि वो वेबसाइट के स्ट्रक्चर को भी देख रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिक वो सारी मैनिपुलेशन उनके पास चली जाती है, और जिसकी वजह से फिर वो रिजेक्ट होता है जर्नल। अप्लाई किस तरह से करते हैं, इसमें MJI और क्लैरिवेट है इसका ये, और इसमें भी अप्लाई का कोई फीस नहीं है।
सारे के सारे जो भी इंडेक्सिंग है अभी सब में एप्लीकेशन में कोई फीस नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं है। क्रॉस रेफ में सर जी, क्रॉस रेफ में फी होती है पर $1। वो भी वो उन्होंने कहा हुआ था, पाकिस्तान में अभी रख दिया, जनवरी से वो फिर खत्म हो जाएगी, उन्होंने अनाउंस कर दिया, वो आखिरी में कर देंगे। आगे करो। अच्छा जी, ये थर्ड है स्कूपस। थर्ड फेज में हम कहते हैं स्कूपस इंडेक्सिंग है। स्कूपस इंडेक्सिंग की हम बात कर रहे होते हैं तो ये एटलीस्ट 9 to 18 मंथ्स इसका प्रोसेस है, और इसमें भी यही है कि हमें पहले डॉच से इंडेक्सिंग हो जाएगी, और उसमें ये स्कूपस फोकस इंटरनेशनल रैंकिंग एंड विजिबिलिटी बेसिकली तौर पर फोकस कर रहा होता है कि जर्नल की विजिबिलिटी कैसे हो रही है डेटाबेस में डिफरेंट, तो वो जब भी होगी जब हम बहुत सारी इंडेक्सिंग ले रहे होंगे डिफरेंट की। अगर स्कूपस में आ जाएगी तो ऑटोमेटिक बहुत सारा हो जाएगा ये। दूसरा ये है कि एचईसी में ये पहले एल्सवियर से जब एचईसी की वो थी एमओयू था तो ये इसको इन्होंने रखा था कैटेगरीज में, अभी उनके वो वेब ऑफ साइंस से हो गई तो उसको, तो इसके 4 टायर्स होते हैं, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं पहले फेज में तो Q4 के लिए ही कर रहे होते हैं, लेकिन फिर फॉर द टाइम जैसे जैसे हम अपने जर्नल्स की विजिबिलिटी और उसकी क्वालिटी को मेक श्योर कर रहे होते हैं तो वो Q2, Q1 में चला जाता है। इसकी कंसिस्टेंसी भी यही है कि एटलीस्ट 2 इयर्स का हो, 2 इयर्स में जितने भी यानी 2 वॉल्यूम्स में आपने जितने भी एडिशन निकाले हैं, अगर आप बाई एनुअली कर रहे हैं तो 2 है, या एनुअली है तो 2 इशू हो जाएगा, और क्वार्टरली तो 2 साल का होना चाहिए। क्वालिटी पेयर रिव्यू की यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि इंटरनेशनली आपकी क्वालिटी पेयर रिव्यू का होना जरूरी है, और उसकी पूरी राउंड जो होते हैं राउंड 1, राउंड 2 उसकी डेट के साथ। इंटरनेशनल डाइवर्सिटी है, 15 to 20% फॉरेन ऑथर होना चाहिए यहाँ पर। है कि इनके इसमें ये नहीं कि सारे के नेशनल जर्नल है सारे के सारे नेशनल ऑथर की हो रही है, इंटरनेशनली कोई भी आपका, इट मींस दैट के इनका ये कहना है कि आपको आपके जर्नल की विजिबिलिटी इंटरनेशनल नहीं हो रही, सिर्फ नेशनल है। तो ये है, और इंडेक्सिंग मेटा डेटा क्रॉस रेफ डीयूआई प्रेफर्ड कर रहे होते हैं, जो कि आपने कहा था कि स्कूपस इंडेक्सिंग में अगर आप जाना चाह रहे हैं डॉच के साथ, आप अगर क्रॉस रेफ की डीयूआई नंबर आपकी एक्टिव है तो ये प्रिफेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि आप इट मींस दैट कि आपने अपने मेटा डेटा को मेक श्योर किया हुआ है थ्रू क्रॉस रेफ के। इथिकल स्टेटमेंट वेबसाइट ट्रांसपेरेंसी की हो रही होती है, जो कि हम कहते हैं कि ओजेएस, फिर यहाँ पर आ जाता है कि स्कॉलर वन बिकॉज ऑफ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एल्सवियर कंपनी का सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर उसको वो फोकस कर रहे होते हैं कि ट्रांसपेरेंसी वेबसाइट की हो, उसकी क्वालिटी मेंटेन हो, ऐसी क्वालिटी हो कि वो बार बार वो ना हो। अब पब्लिकेशन शेड्यूल्स की बात, फिर वो जैसे वेब ऑफ साइंस था यहाँ पे भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी ये फ्री अप्लाई कर रहे होते हैं हम यहाँ पे, और ये इसकी वेबसाइट है, यहाँ से हम करते हैं। फेज 4 हम कह रहे होते हैं, जो कि आजकल पाकिस्तान में हमने कहा वेब ऑफ साइंस से जो रिलेटेड जर्नल है, और वो SCIE और SSCI और A से है, ये एडवांस है। तो दीज आर द टॉप टियर इंडेक्सिंग विद इम्पैक्ट फैक्टर एंड ग्लोबल रिकग्नाइजेशन है। तो इसमें जाने के लिए हमें कम से कम 1 से 2 साल का वक्त लग जाता है। अगर हमारा जर्नल डॉज में आ चुका है तो भी हम इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर ESCI जो इनका लो टायर था, टायर 2 था, वो अगर हो गया, या स्कूपस, तो फिर हम यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट भी यही है कि हाई साइटेशन इम्पैक्ट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम ये देखते हैं ESCI के, तो वो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स होते हैं, वहां पर उनकी साइटेशन बहुत अच्छी हो रही होती है, वहां की और विजिबिलिटी तो हाई साइटेशन होनी चाहिए, 40 to 60% रिजेक्शन रेट होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की बात कर रहे होते हैं जर्नल्स की, तो ये भी देखा जा रहा होता है इंडेक्सिंग में कि कितने पेपर आए हैं जर्नल के बाद सबमिट हुए हैं ऑफिशियली, उसमें से कितनों को उन्होंने रिजेक्ट किया है, कितने को एक्सेप्ट किया है, रिजेक्शन का है किया है तो किस बेस पर किया है। ये सारी की सारी चीजें अगर हम ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत करेंगे तो रिकॉर्डेड में आएगी इनके। अदरवाइज हम मैन्युअली जो हम लोग कर रहे होते हैं, OGS में सिर्फ अपलोड कर रहे होते हैं पब्लिकेशन के लास्ट में, तो वो सारी चीजें मैन्युअली हो रही होती है, कोई भी चीज रिकॉर्डेड नहीं होती। यही वजह है कि हमारी यहाँ इंडेक्सिंग की रिजेक्शन हो रही होती है, या इंडेक्स हम नहीं करा पा रहे होते हैं अच्छे इंडेक्सिंग में, जैसे डॉज वगैरह में। अप्लाई इसमें भी वही जो था ये है, और इसमें टाइम का ये भी फ्री है। आगे
ये बेसिकली तौर पर जो मेडिकल से रिलेटेड जर्नल्स होते हैं उसके लिए मेड या मेडिलाइन उनकी कंपनी होती है, उससे रजिस्टर्ड कराना एक्सक्लूसिव फॉर बायोमेडिकल जर्नल्स होते हैं मेडलाइन के, और इनकी भी इंडेक्सिंग में 6 to 12 मंथ लग रहा होता है, और ये भी इनकी भी सारी की सारी रिक्वायरमेंट जो है वो स्कूपस या वेब ऑफ साइंस की है। लास्ट वन इसको भी ऐड किया है, चंकी के नाम से है, चाइना नेशनल नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर है ये हम कहते हैं ऑफर इजी एक्सेप्टेंस है अभी पाकिस्तान में, हम कह सकते हैं बूस्ट विजिबिलिटी कर रहा होता है। इस इंडेक्सिंग के बाद आपकी विजिबिलिटी जर्नल की बहुत बढ़ जाती है, ये इनिशियल लेवल का है। और इसमें ये है कि 2 to 6 मंथ लग रहे हैं, जैसे डॉज में लग रहा होता है, इसमें भी वही 2 to 6 मंथ की है ये इसके अंदर। और इसको अप्लाई आप थ्रू ईमेल कर सकते हैं, और इसमें भी फ्री है ये सम टाइम, लेकिन ये पैसे चार्ज कर रहे होते हैं, अगर आपको उनको वो करना हो तो उसमें वो ये पैसे चार्ज कर रहे होते हैं, लेकिन नॉर्मली तौर पर इनके यहाँ भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये तो हमारी इंडेक्सिंग का था कि अगर हम अपने जर्नल को इंटरनेशनली ले जाना चाहते हैं तो हाउ वी अप्लाई फ्रॉम दिस इंडेक्सिंग, और इनमें क्या क्या चीजें हैं। अब जो किसी ने थर्ड पार्ट जो इस वर्कशॉप की है कि प्रेडिक्टिव एंड क्लोन जर्नल्स क्या होते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेडिक्टिव जर्नल्स किसे कहते हैं और क्लोन जर्नल किसे कहते हैं। कब हमारा जर्नल प्रेडिक्टिव हो जाता है, प्रेडिक्टिव जर्नल की लिस्ट में चला जाता है, और क्लोन जर्नल्स क्या है ना। प्रेडिक्टिव जर्नल सिंपल हम ये कहते हैं दीस जर्नल आर प्रायोरिटाइज प्रॉफिट। वो बेसिकली तौर पर उनकी प्रायोरिटी जो होती है प्रॉफिट कमाना होती है, किसी तरह से भी एपीसी चार्ज कर रहे होते हैं, चार्जिंग ऑथर विदाउट प्रोवाइडिंग जेन्युइन पेयर रिव्यू। कोई पेयर रिव्यू वगैरह नहीं होता है, जो कि हमारे यहाँ अक्सर बहुत सारी ईमेल्स आ रही होती हैं कि हमारे यहाँ अप्लाई करें 15 दिन में छप जाएगा, डब्ल्यू कैटेगरी में एक्स कैटेगरी में। दीज जर्नल आर बेसिकली तौर पर ये प्रेडिक्टिव जर्नल होते हैं, दे ऑफ्टन फ्यूचर फेक पेयर रिव्यू। इसके अलावा ये फेक पेयर रिव्यू करवाते हैं, कोई इनकी पेयर रिव्यू नहीं होती, बस ऐसी पेयर रिव्यू करके अप्लाई कर देते हैं। एग्रेसिव स्पेन है, और मिसलीडिंग करते हैं मैट्रिसेस को, और ये जर्नल्स जो होते हैं अच्छी खासी पे लेते हैं, और कुछ अरसे बाद ये होते हैं जेन्युइन जर्नल है, इनका ISSN ये वगैरह होता है, और ये कर रहे होते हैं कि जो मशहूर जर्नल होते हैं उनके नाम जैसे ही बना देते हैं अपना जर्नल, लेकिन इनकी पब्लिकेशन जो होती है ना, पब्लिकेशन कंपनी, वहां पर वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एल्सवेयर के ABC के बजाय कुछ और ABD कर दिया, है ना, तो इससे ये अपने आप को वहां पर लॉफुल हो जाते हैं, ISSN में इंडेक्सिंग में उनको मिल जाती है जेन्युइन, और फिर वो एक खास पीरियड तक ये अपना अर्निंग कर रहे होते हैं, और उसके बाद ये फिर गायब हो जाते हैं। तो इसमें ये होता है कि हम पाकिस्तानी स्पेशली थर्ड वर्ल्ड के लोग इसमें बड़े बेवकूफ बनते हैं, और अपने करोड़ों रुपए, जैसे कि लास्ट 2-3 इयर्स पहले एजुकेशन में और सोशल साइंस के अंदर एक जर्नल डब्ल्यू कैटेगरी का था, 15 दिन में वो छप जाते थे पेपर। अब वो 2 लाख रुपए ले रहा था, उसने सिर्फ पाकिस्तान से तकरीबन जो उसने 10 करोड़ रुपए कमाए थे। और बाद में फिर HEC पर भी क्लेम हुआ, जब प्रमोशन में उन्होंने बाज यूनिवर्सिटियां उनको रख रही थी, हाँ जी ये डब्ल्यू कैटेगरी का है, बाज जो है उनकी QC वाले या जो वहां पर कोई मसला होता था तो उनको हटा देते थे कि नहीं ये तो होएगा ही नहीं। तो उस पर फिर केस भी हुआ HEC में, फिर केस में ये हुआ कि नहीं, क्योंकि HEC की गलती थी, HJRS पर, क्योंकि वो जो नाम आ रहा था जर्नल का, और वो जर्नल भी था सही, और वो डब्ल्यू कैटेगरी का था। तो वो बाद में ये हुआ कि कुछ अरसे के बाद हम सबों का उसमें पेपर होगा सोशल साइंस में, अब वो जर्नल ही गायब हो गया गूगल स्कॉलर से हर जगह से। इट मींस दैट के वी हैव लॉस्ट आवर पेपर भी और अपनी सारी चीजें, पैसे भी जाया कर पाए, और आप दोबारा से वहीं पर खड़े हो गए। तो ये प्रेडिक्टिव जर्नल्स होते हैं, ये होते ओरिजिनल हैं, लेकिन ये कुछ अरसे के बाद ये अपनी सिर्फ अर्निंग के लिए कर रहे होते हैं। तो हमारे एशिया में बहुत ज्यादा ये इस पर हम कर रहे होते हैं। दूसरा क्लोन जर्नल्स जो होते हैं, ये बेसिकली तौर पर क्लोन से मुराद ये है कि अच्छे जर्नल जो होते हैं उनकी डुप्लीकेट बना देते हैं ये, और SEO के तहत जो ओरिजिनल जर्नल होता है वो नजर नहीं आ रहा होता, विजिबल नहीं होता। जब हम सर्च करते हैं तो मल्टीकल्चरल एजुकेशन नाम का एक जर्नल था, वो क्लोन जर्नल था, जबकि मल्टीकल्चरल एजुकेशन USA का जर्नल था, वो सिर्फ बुक छापता था, ठीक है। लेकिन HEC की लिस्ट में वो क्योंकि डब्ल्यू कैटेगरी में था, तो वो 4-5 बना हुआ था, वो जैसे ही कोई लिखता था वो पहले उसमें आ जाता था, और वहां पर हम पेपर अपना पब्लिश कर देते थे, सबमिट कर देते थे। तो ये जर्नल बेसिकली तौर पर हाईजैक कर लेते हैं किसी दूसरे जर्नल को, या बास जर्नल बहुत पहले लिस्ट में थे वो बंद हो गए हैं या उनके अब नहीं है, तो वो उसकी एक और बना देते हैं डुप्लीकेट कॉपी उसकी, और उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं वो। लेकिन ये भी जर्नल कुछ अरसे के बाद जैसे ही ओरिजिनल जर्नल को पता चलता है तो वो उन्हें सू करते हैं, और वो फिर वो जर्नल गायब हो जाता है,
फिर वो जर्नल वो वेबसाइट ही गायब हो जाती है और उसमें फिर हमारे अच्छे खासे लोगों का पेपर खत्म हो जाता है। वो फिर हर तरह से उनकी एकेडमिकली तौर पर भी नुकसान जो हो रहा होता है, या प्रमोशन के टाइम में या सिलेक्शन के टाइम में जब किसी ने उसको सही से चेक करते हैं तो लिस्ट में नहीं आता है, फिर वो होता है कि हमारा तो रह गया ये। तो ये क्लोन जर्नल है। और हमारे यहाँ एक, मैं नहीं कह रहा हूँ, आर्टिकल आया था, बड़े मशहूर है फिजिक्स के मशहूर, तो उन्होंने कहा था 99% या 95 to 99% जो डब्ल्यू और एक्स कैटेगरी में हमारे यहाँ ऑथर्स पेपर पब्लिश करवा रहे हैं वो इन जर्नल्स में हो रहा है। और उसकी वजह यही कि ये आराम से हो जाता है। अगर हम जेन्युइन डब्ल्यू कैटेगरी या एक्स कैटेगरी के जर्नल में और सब्सक्रिप्शन वाले में जाते हैं तो कम से कम 2 से ढाई साल लग जाते हैं। उसकी सिर्फ रिगरस उसकी पेयर रिव्यू 5 से 6 राउंड पे होती है। तो उसमें लिखा हुआ भी होता है टाइमलाइन। अगर आपको चैट जीपीटी आ गया, अगर आप उसको प्रॉम्प्ट लिखवा लें उससे कि भाई बेहतरीन जर्नल हमारे इस एब्स्ट्रैक्ट या टॉपिक का दो, वो दे देता और टाइमलाइन भी बताओ, तो वो टाइमलाइन भी बता रहा होता है कि 18 से 15 महीने लग रहे हैं, 6 महीने तो मिनिमम 6 महीने तो लगते ही लगते हैं, 6 मंथ। तो वो जेन्युइन होते हैं। और फिर दूसरा ये है, अगर हम जल्दी करवाना चाह रहे हैं तो उनके पैसे जो होते हैं वो इतने ज्यादा होते हैं कि हम लोग नहीं बियर कर सकते। यानी कि 2000, 2500, $4000 फीस होती है उसकी, डब्ल्यू कैटेगरी या एक्स कैटेगरी की जर्नल्स की। इसका इसमें अगर आप विदाउट उस पर करवाना चाह रहे हैं तो वो भी मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ पर हम $4000 दे के एक पेपर छपवाएं। तो बिल आखिर फिर हम इधर ही जा रहे होते हैं। और अब एचईसी ने, पहले एचईसी ने इसको हिडन रखा हुआ था, अपने पास रखा हुआ था, यानी कि कोई पॉलिसी नहीं थी। अब एचईसी ने यहाँ पर ये कर दिया है कि इसके हवाले से ये ओपन कर दिया। और एक आगे चलोगे, केबल्स प्रेडिक्टरी रिपोर्ट के नाम से एक एचईसी की पॉलिसी आ गई। ये एक वेबसाइट है जिसके अंदर जो है वो मंथली बेसिस पर जर्नल्स की जो है ना, हाईजैक जर्नल, क्लोन जर्नल्स और इसी तरह से प्रेडिक्टिव जर्नल्स को अपडेट किया जा रहा होता है। ठीक है ना? तो अपडेट किया जा रहा होता है। तो इस अगर लिस्ट में हम जाके देखेंगे, पेड, असल में अगर आपको चेक करने जाएंगे तो पेड होगी। एचईसी ने अब तमाम यूनिवर्सिटी की क्यूईसी को ये राइट्स शायद देगी, या उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी खुद से उसको सब्सक्राइब करा लें साल भर के लिए, कि वहां पर अगर आपके जर्नल्स का नाम या आर्टिकल का नाम अगर आप डालें तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस जर्नल में छपा हुआ है पेपर, आइदर के प्रिडिक्टिव जर्नल में जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, और अगर या क्लोन जर्नल्स में है। तो ये एचईसी ने सारी की सारी जिम्मेदारी क्यूईसी के हवाले कर दी है कि वो ये देखेंगे। टेबल्स मेंटेन जर्नल एनालिटिक कर रहा होता है, लेजिबिलिटी टाइम जर्नल प्रिडिक्टिव रिपोर्ट बना रहा होता है। और ये बेसिकली तौर पर पहले में भी था कि ये शायद साल में एक दफा हो रहा हो जैसे किसी का, ये हर मंथ अपडेट हो रहा है। इसके अंदर हर मंथ में ऐड हो रहे होते हैं कौन से जर्नल, जो कि उसके मुताबिक इनकी जो इन्होंने अपनी एक एसओपी बनाई हुई है उसके मुताबिक वो उनकी, जैसे गूगल स्कॉलर पर चल रही होती है ना, वो आ जा रहा होता है। इसी तरह से इनकी भी इसी तरह की है, तो जर्नल्स को फिर वो अपनी लिस्ट में शामिल कर रहे होते हैं। और एचईसी की नई पॉलिसी जो अमेंडमेंट की है इसके मुताबिक जिस वक्त भी कोई भी जर्नल इनकी लिस्ट में आ जाता है, एट दैट टाइम डेट लिखा हुआ है, उस दिन से वो जर्नल जो है वो एचईसी की लिस्ट से खत्म हो जाएगा। तो अब हमें एज ए ऑथर और एज ए एडिटर दोनों ही हमें ये इस बात को देखना है कि आइदर हमारा जर्नल कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेडिक्टिव जर्नल में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर नेशनल जर्नल में 95% जो एडिटर हैं, या इंक्लूडिंग मी और हम रिव्यू जो करा रहे होते हैं वो रेगुलस नहीं हो रही होती। हम भेज देते हैं कि भाई रिव्यू करके जल्दी से भेज दो, या सम टाइम रिव्यू भी नहीं हो रहा होता है। अब कोई जर्नल में एक हफ्ते में पेपर अगर आ जाता है आपका, या 15 दिन के अंदर, हाउ कैन इट पॉसिबल कि उसका रिव्यू हुआ होगा, रिव्यू के बाद ऑथर के पास जाएगा, ऑथर फिर उसे रिवाइज करके भेजेगा, रिवाइज करने के बाद दोबारा रिव्यूअर के पास जाएगा। ऑथर में ये होता है ना कि हम लोग ने कहा कि नहीं, मेजर और माइनर, तो स्कूपस में या इंडेक्सिंग में जो भी जर्नल्स होते हैं, या वेब ऑफ साइंस में, अगर हमने एज ए ऑथर, एज ए रिव्यूअर हमने उसके अंदर माइनर रिवीजन भी लिखी है, अपनी सजेशन दी है चेंज करने की, तो एडिटर लाजमी आपके पास दोबारा भेजता है कि आप ये देख रहे हैं चेंजेस हो गई है, अब अगर आप कुछ चेंजेस चाह रहे हैं तो ठीक है, या नहीं तो आप ओके करके भेजते, एक्सेप्ट करके विदाउट चेंजेस के। अब फिर उसके बाद एडिटर अपनी टीम के साथ दोबारा उनको देखता है, उसकी प्लेजरिज्म को चेक कर रहा होता है, सारी चीजों को, कि एआई, क्योंकि आजकल एआई कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया है, कि एआई कंटेंट है तो कितने परसेंट है, क्या है, अगर बहुत ज्यादा एआई जनरेटेड है तो वो भी रिजेक्ट हो जाता है पेपर। तो यहाँ पर ये एचईसी ने इसमें की है।
इसके अलावा मैंने वो भी बताया प्रिडिक्टिव जर्नल में, और ये केबल्स की लिस्ट है, हैंड आउट बनाया था, उसके अंदर मैंने डिटेल सारी डाल दी थी कि ये सारी चीजें उसके अंदर है, किस तरह से कब जर्नल जा रहा होता है। मैं वैसे ही बता रहा हूँ, नेशनल जर्नल में भी अब हमें भी अपने जर्नल्स जो भी हैं चेक करना पड़ेगा इस लिस्ट में जाके कि आइदर को ऐसा तो नहीं कि हमारा भी पब्लिकेशन हाउस आ गया हो। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिव्यू को देख रहे होते हैं, आइदर के रिव्यू हुआ है प्रॉपर, नहीं हुआ है, और उसकी किस तरह से ये चीजें हुई हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर शाहज़ाद खुर्रम साहब ने आपके सामने बड़ी भरपूर, मुख्तसर भी और पुरअसर भी मैं समझता हूँ कि प्रेजेंटेशन पेश की है, जिसमें मेरे ख्याल है बहुत सारी चीज़ों का अहाता इन्होंने किया है। यकीनन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जो बाद साथियों के लिए नहीं होंगी, या कहने के एक तरीके से मज़ीद वज़ाहत तलब होगी। तो मेरी गुज़ारिश होगी कि सवाल कीजिएगा, मतलब कमेंट ना हो वो, क्योंकि यूजुअली होता है कमेंट के नतीजे के अंदर फिर वो इंशाल्लाह मौजूद रहेंगे। अगर वो तफसीली बात है तो वो बात भी हो सकती है, क्योंकि सेशन ऑनलाइन भी है, तो अल्टीमेटली हम चाहेंगे कि ऐसे सवालात हों कि जिसके नतीजे में बेहतर तौर पे जो है वो बात सबके लिए हो जाए। मैं कोशिश ये करूँगा कि हम सीधे हाथ से शुरू करें, जैसे इसका सवाल हो, ताकि वो फिर बारी-बारी बात हो जाए। मुख्तसर बस अंदाज़ में सवाल कीजिएगा। मैडम, प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर डॉक्टर अस्मा तारा, चेयरपर्सन भारतीय नेशनल। अच्छा, हमारा जर्नल मौजूद है और हमने कम से कम 6 महीने हो चुके हैं जो आज के लिए अप्लाई किया, लेकिन हमारे पास किसी भी तरह का इवन रिजेक्शन का भी कोई मैसेज नहीं आया। तो अब आप ये फरमाइएगा कि क्या वजूहत हो सकती है जिसके बिना पर जो है वो आर्टिकल जिसे हमें वो नहीं मिले इंडेक्स। अच्छा, एक सवाल तो ये है, और दूसरा एक सवाल ये है कि अभी जो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ की आपने इब्तिदा में बात की, तो मिसाल के तौर पर कोई नया जर्नल अगर हमें लॉन्च करना है तो उसके लिए इस सोसाइटी में जाने का क्या सिलसिला होगा, ज़रा ये बताइएगा। अब आपको पहला सवाल जो था कि आपने अप्लाई किया हुआ 6 मंथ हो गए अप्लाई में, आपने जिस उसके थ्रू अप्लाई किया था वहाँ पर उन्हें एक रिमाइंडर या वो भेजें, तो लाजमन वो आपको रिप्लाई करेंगे क्यों नहीं किया। इधर के वो आपके उसको रिव्यू कर रहे हैं एडिशन को कि नया एडिशन आ जाए 6 मंथ में, इसीलिए 3 to 6 मंथ मीन्स के यही होता है कि वो ये भी देख रहे होते हैं कि आपकी जो इश्यूज आ रहे हैं वो टाइम पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या उसके अंदर क्या है। तो नहीं का मतलब है कि प्रोसेस में है, आएगा। अगर 6 मंथ क्योंकि गुजर चुका है तो आप एक रिमाइंडर उन्हें कर दें तो रिप्लाई आ जाएगा उसमें कि डिफरेंट तरीके की। सबसे इजीएस्ट वे अभी जो है इंडेक्सिंग लेने की वो डॉज का ही है। और दूसरा आपने कहा कि सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रार, ठीक है ना। अब देखिए पहले ये हुआ करती थी कि कोई भी स्कूल कॉलेज या प्राइवेट इदारा जो कि ओपन किया जा रहा होता था, वो किसी न किसी इदारे से रजिस्टर्ड होना कराना गवर्नमेंट के जरूरी था। तो 3-4 ऑप्शन होते थे। अगर कोई सोसाइटी बन रही होती थी एजुकेशनल सोसाइटी या हेल्थ की, तो वो सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रार इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के अंडर में एक ऑफिस होती है, और वो हर सूबे की अलग-अलग होती है। इट मीन्स के प्रोविंस ऑफ सिंध की अलग है, पंजाब की अलग है। तो वहाँ पर जाके आपने रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, और फिर वो 1980 अपने मेमोरेंडम जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, एक पूरी टीम बनती है 7 मेंबर्स की मिनिमम, जिसके अंदर आपका प्रेसिडेंट होता है, जनरल सेक्रेटरी होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, मेंबर्स होते हैं, ठेकेदार होता है, एक पूरी वो मैकेनिज्म। तो वो वहाँ से कराना पड़ता है। इसके अलावा भी सोसाइटीज जो हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड होती हैं, जैसे कि सोशल साइंस, सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट है, बहुत सी जो है वहां से करवा लेते हैं। सोशल वेलफेयर में फिर आप रिसर्च का काम नहीं करेंगे, वेलफेयर का काम करेंगे। सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रार के अंदर आप अगर क्लास में डलवा देते हैं पब्लिकेशन का भी वर्क, तो यू आर कैन अप्लाई फ्रॉम दिस। ये बेसिकली तौर पर ये है इजीएस्ट वे। इसके अंदर अब आपने कहा टाइम कितना लगता है आज के दौर में यहाँ पर अप्लाई करके, और हमारे जैसी कंट्री में जहाँ पर जगह जगह हमें टाइम लाइन कुछ ना कुछ है, तो कम से कम ये करने में साल तो लग जाएगा, अप्लाई करने के बाद इसको मिल जाए, और मिल भी जाए बड़ी मुश्किल से। पहले तो मिल जाती थी, अब तो बहुत मुश्किल काम है। और दूसरा ये कि ऑप्शन है एससीसीपी से, तो आप प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर उसको बनाएं, और या एससीसीपी में भी आप अगर सोसाइटी रजिस्टर्ड कराना चाहती हैं तो वो भी हो जाती है। वो इजी वे है, वो फिर भी 2-3 महीने में, या प्राइवेट लिमिटेड तो 15 दिन में बन जाती है, फिर रन कर सकते। जरूरी है, बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह से एसएमसी है, जो मैनेजमेंट साइंस के लोगों ने बताया, सिंगल मेंबर कंपनी की बुनियाद पे उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है, और विद इन अ वीक ही हो जाता है, और इनमें सबकी अलग-अलग फीसेस हैं, ज़ाहिर है। तो लेकिन यूनिवर्सिटी के तवज्जो से जब आप काम कर रहे हो वो एक अलग पर्सपेक्टिव है, और अगर आप इंडिविजुअली कर रहे हो अपनी सोसाइटी की बुनियाद पे, जब किसी पब्लिक सेक्टर मतलब किसी यूनिवर्सिटी के अंदर ना हो, तो वो फिर एक दूसरा काम है। जी प्लीज मैडम, यहाँ से कुछ करेगा। एक तो मैं ये पूछ रही थी कि ओजेस जो सिस्टम है ये बार दफा सॉफ्टवेयर का बहुत ज्यादा इशू हो रहा होता है
कि आपने ऑथर को मेल जाने के बजाय उसे एज़ अ को-ऑथर चली गई। और दूसरी बात ये है कि रिव्यूअर्स बाज़ दफ़ा कंफर्टेबल नहीं होते कि वो हमारी वेबसाइट पे अपना रिव्यू डालें। तो वो जो हाँ, उससे लिंक्ड हमारी ईमेल है, उस पे वो भेज देते हैं। तो क्या इज़ इट सफिशिएंट? हाँ, अगर देखिए, पहली बात है कि ओजेएस को अगर हमने इंस्टॉल किया, वो एक सिस्टम है ना, हुँ, उस सिस्टम को हम समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं न कहीं हमारे साथ है कि हम मेल में एग्ज़ैक्टली। जो है हमने हुँ, जो उसके अंदर रखा हुआ है स्ट्रक्चर में, वो ऑथर है उसका हो जाएगा। उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि ओजेएस को भी समझना और उसको हुँ, हुँ। प्रॉपर करना एक वो टास्क लेकिन होता है ना? रिव्यूअर्स तो उससे इसी तरह से कंफर्टेबल। रिव्यू की बात है। अच्छा। तो रिव्यूअर में ये होता है कि हम ऑटोमेटेड उसमें उनकी जब हम कर रहे होते हैं चला जा रहा होता है। इसके अलावा ओजेएस के अंदर जैसे कि अगर आप स्कॉलर बन या किसी और हमारे पास रिव्यू के लिए आ रहा होता है, तो हमारे पास लिंक आ जाता है, हम लिंक पर करते हैं तो ओपन हो जाती है ना पॉपअप उसका, उसी के अंदर हम रिव्यू करके और सबमिट कर देते हैं। इसी तरह से अगर ओजेएस के अंदर भी अगर कोई एक्सपर्ट है, वैसे ही रिव्यूअर बन जाता है कि हम सिर्फ लिंक भेज दें तो ये हो जाएगा। और अगर बिलफर्ज हम अ, यहाँ करा रहे नहीं कर पा रहा, ऑथर इस तरह भेज रहा है, तो फिर हमें वो ईमेल जो भी आई है उसे फिर अपलोड करना पड़ेगा खुद उसके अंदर। जी। क्यों? क्योंकि एचईसी की भी नहीं, इसके अंदर भी उन्होंने यही कहा है कि आपने वो उसको वो करना है, यूज़ करना है आपने, क्योंकि वो माँगा है आपकी पासवर्ड और वो कि आप दें हमें, हम चेक करेंगे उसकी एज़ ए, लेकिन उसमें आप अथॉरिटी जो है ना उसकी एडमिन वाली नहीं देंगे, सिर्फ़ एज़ ए वो गेस्ट देंगे कि वो उसको देखेंगे कि प्रॉपर हुआ है। तो उसमें ये है कि आपको ये करना पड़ेगा, या आपने जिसको ये करवा रहे हैं, उनको फिर जी, रिक्वेस्ट करनी अच्छा पड़ेगी। दूसरे ये साइंसेज़ में तो स्पेसिफिक हो सकते हैं ना सब्जेक्ट्स, लेकिन सोशल साइंसेज़ में कैसे और कितने स्पेसिफिक होंगे? तो अब ऐज़ ए आप जब अपने जर्नल को बना रहे हैं, उसका नाम होता है, नाम के बाद उसका स्कोप उस वक़्त आप डिसाइड करें कि आप ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिसिप्लिन के रख दे रहे हैं, जैसे कि सोशल साइंस रख दिया नाम हमने और सारे आ गए, उसमें पॉलिटिकल साइंस भी आ गया, आईआर भी आ गया, एजुकेशन भी आ गया, मीडिया स्टडीज़ भी आ गई, मास कम्युनिकेशन भी आ गया, जर्नलिज्म भी आ गया, हिस्ट्री भी आ गई। तो ये अलग-अलग सब्जेक्ट हैं ना, जैसे साइंस के अंदर है। तो अगर हम नहीं, स्पेसिफिक जैसे सोशियोलॉजी, ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स है अगर कुछ जर्नल तो वो तो उसका तो स्कोप बहुत ज़्यादा आप बढ़ जाएगा। आप अपने स्कोप को वहाँ पर देख लेंगे किस उसमें काम करना चाह रहे हैं। जैसे कि सब्जेक्ट के अंदर हम करते हैं, हुँ, तो यानी को स्पेसिफिक लॉजिकल जस्टिफिकेशन दे दें कि भई ये चीज़ें हुँ, हैं तो वो ठीक है। इसकी एक और मिसाल आपकी तरफ से जिसमें पॉलिसी है फॉर एग्जांपल जो आईआर के साथी हमारे उनके पॉलिसी जर्नल्स होते हैं या पॉलिटिकल साइंस के अंदर तो वो पॉलिसी के जर्नल बेसिकली वो एजुकेशन पॉलिसी के लिए भी होगा वो मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल हुँ, जितनी फील्ड से इकोनॉमिकल पॉलिसी के लिए भी होगा पॉलिटिकल की तो पॉलिसी रिलेटेड नाम और वो चीज आप इसको रख लेते हैं तो वो पॉलिसी इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं जी प्लीज नेक्स्ट आप अच्छा बताएं हाँ, तो अच्छा ये जो माइक है बेसिकली ऑनलाइन के लिए तो करीब करके आपका सवाल हुँ। जी अच्छा मुझे ये पूछना है कि हमारा जैसे हम एक एनजीओ है वर्किंग वुमेन वेलफेयर ट्रस्ट उसका डिपार्टमेंट है रिसर्च का और हम अपना निकालना चाह रहे हैं अगर जर्नल तो उसको जरूरी होता है कि एफिलिएट करवाएं विद एनी यूनिवर्सिटी और एनी बॉडी लाइक दैट या हम अपना नहीं, नहीं, इंडिविजुअल ये और उसकी फिर रिसर्च की स्टार्ट अथॉरिटीज की। अगर आपकी एनजीओ है, वो हम्म, एनजीओ यहाँ पर या इनके सवाल का अगर वो एनजीओ सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रार की ऑफिस से रजिस्टर्ड है हम्म, ना? एक इम्पॉर्टेंट बात ये, हम्म, तो आप निकाल सकते हैं और आपके सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड है और आपके मेमोरेंडम में आपका जो है, उसके हम्म, अंदर ये भी क्लॉज़ है कि आप रिसर्च एंड पब्लिकेशन करेंगे या आर-एन-डी का भी काम करेंगे। तो जी फिर तो आप निकाल सकते हैं अपनी एनजीओ से। और अगर वो आपके सोसाइटी जो है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड है या किसी और इदारे से है, हाँ, तो फिर आपको एचसीसीपी पे बनाना पड़ेगा अपनी उसको, या नहीं तो सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रार पर करना पड़ेगा। लास्ट ईयर में सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रार को भी एचईसी ने खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे जर्नल्स पे वो नहीं कर पाए या उन्होंने वो उनको लेकिन नहीं जैसे अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन एससीसीपी में रजिस्टर्ड है तो फिर हमें जर्नल के लिए अलग से तो नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं, फिर लेने की आप जरूरत उसी पर अप्लाई कर हमारी सकते हैं। बाकी रजिस्ट्रेशन सारी कंप्लीट है। हाँ, तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, दूसरे पब्लिकेशन इदारा एक है और ना, क्वेश्चन है कि जो आप आपकी एचसीसीपी में जो आपका वो मेमोरेंडम बना हो उसमें रिसर्च हुँ, एंड पब्लिकेशन होगा ना, जी, तो जी। बस ठीक है, आप हुँ, उसी इदारे से निकाल सकते हैं और या फिर आप अपना प्राइवेट ऑथेंटिसिटी इदारा। होती है कि इसमें फिर आपको बिल्कुल होती जैसे है। आगे बढ़ने के लिए साइटेशंस और ये सारी बिल्कुल चीज़ें होती हैं, होती है। आप मिलती अपनी हैं। वेबसाइट हुँ, बनाएँगे, एक अलग वेबसाइट जो आपकी मेन हुँ, वेबसाइट होगी उसके ऊपर रिसर्च एंड पब्लिकेशन का हो जाएगा। हुँ, उस जर्नल के लिंक डाल देंगे, उस जर्नल हुँ, पर क्लिक करेंगे तो ओजेएस पे आ जाएगा जो कि इसकी रिक्वायरमेंट है।
ऑटोमेटेड सिस्टम, और उस ओजेएस पे आपको देखिए अच्छा, नॉर्मल आ एक और जाएगा। चीज़ सर आप कह रहे थे प्रिडिक्टिव जर्नल्स हाँ, और प्रेडिक्टिव प्रिडेटरी जर्नल्स, इनमें फ़र्क है या ये दोनों टर्म्स वो हैं? प्रेडिक्टिव जर्नल्स और क्लोन जर्नल्स 2 कह रहा था अब वो मैं तो है ना, ना, इसमें लेकिन दोनों में आपकी डिफरेंस स्लाइड है। में एक होत प्रिडेटरी भी आ रहा हाँ, था ना, तो प्रेडेटरी ये तो मीन्स 2-3 टर्म्स हो गई। हाँ, प्रेडेटरी मीन्स बहुत सारे हो गए ना, तो अब प्रेडेटरी जो 2 तरह के जर्नल्स जो होते हैं, जो कि हम कहते हैं कि ये जर्नल्स फॉर यूज़ फॉर इनकम के लिए बनाए जाते हैं। एक प्रेडिक्टिव जर्नल्स करा दें या प्रेडेटरी जर्नल कह लें प्रोनाउंसिएशन में आप, और दूसरा क्लोन जर्नल है। प्रेडेटरी जर्नल वो जर्नल्स होते हैं जो कि होते तो ओरिजिनल है, उनकी खुद की आईएसएसएन नंबर है। सब चीज़ें जैसे आपके हो गई, मेरे हो गए, इनके जर्नल हो गए, लेकिन वो फॉलो नहीं कर रहे होते हैं क्वालिटी की पब्लिकेशन के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। वो एक एडिशन के अंदर 100 आर्टिकल छाप दिया उन्होंने, पेयर रिव्यू नहीं करा रहे, है ना? पैसे उन्होंने 3 दिन में आर्टिकल छाप के लिए, इट मीन्स दैट वन ऑफ क्लियर कि वो अर्निंग के लिए वो जर्नल होते हैं और वो क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है? और आफ्टर सम टाइम, है ना, वो फिर बंद हो जाते हैं। जैसे ही जब बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी उनके ऊपर आती है, तो फिर वो सम टाइम बंद भी हो जाते हैं, वो नहीं चला पा रहे होते हैं। और दूसरा जर्नल होता है क्लोन जर्नल। क्लोन जर्नल से मुराद ये होती है कि एक मेरा जर्नल था, है ना, यूएसए में है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत नाम है उसका। मैंने उस जैसी ही बिल्कुल एक जर्नल बना दिया जिसमें आईएसएसएन भी मैंने उसका यूज़ कर लिया, सब कुछ कर लिया, या मैंने काफ़ी उसके ऊपर रिसर्च किया, मैंने कहा कि ये जर्नल बहुत पहले बहुत अच्छा था, लेकिन आजकल ये अपडेट नहीं हो रहा है, उसका एडिटर नहीं है, या वो जर्नल जो है वो सिर्फ बुक के लिए, जैसे मैंने एक का नाम लिया था जर्नल का, तो बेसिकली तौर पर जर्नल्स में भी ना अलग अलग होता है। वो बुक का वो डिफरेंट केस स्टडी के लिए वो होता है डेवलप कंट्री में। उसको हमने वहां पर एक उसी आईसीसी से एक और जर्नल बनाया डुप्लीकेट, और उसमें एससीओ कहलाती है लगा के, जब भी कोई ऑथर सर्च करेगा तो पहले उसका जर्नल आएगा, मेन जर्नल को जो है हमने पीछे कर दिया, चौथे पांचवें पेज पे। जो पहले नंबर पर आएगा लाजमी सी बात, उस पर क्लिक किया, उसके उसमें हमने आर्टिकल अपना छापना शुरू कर दिया। तो ये क्लोन जर्नल्स कहलाते हैं, और ये जर्नल जो है बेसिकली तौर पर हाईजैक जर्नल भी कहते हैं इसे। लेकिन ये जैसे ही ओरिजिनल वालों को पता चलेगा कि भाई ये तो मेरे नाम से यूज कर रहा है, तो वो शट डाउन कर देगा उसे, और फिर वो उस अरसे में जितना भी उसने अर्न कर लिया कर लिया। जी मैम। अच्छा सर, एक बात कि केबल जो है वो कब से एक्टिवेट है? 5 नवंबर से है, अभी जो 2025 से। सही, और इसका लिंक बता हाँ, दीजिएगा, लिंक। लिंक अभी मैंने दिया हुआ है। ये इंशाल्लाह आप सब लोगों से आपको यहाँ पे हमारे वो अटेंडेंस लगा दीजिएगा, उसमें ईमेल एड्रेस भी आपका गालिबन मांगा गया है, तो ठीक है व्हाट्सअप कर देंगे या नाम जो होगा, तो वो तफसील इंशाल्लाह सब आपको रिटर्न में भेज हैंड आउट है उसमें सारी चीजें डिटेल में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मेरा सवाल ये है कि अगर मेरा पेपर किसी एक ऐसे जर्नल में है जो वेब ऑफ साइंस और स्कोपस दोनों से इंडेक्स्ड है, तो उसे डब्ल्यू कैटेगरी में हम लेंगे या एक्स? देखिए, इंडेक्स तो दोनों ही से होगा, जब अगर वेब ऑफ साइंस पर इंडेक्सिंग है उसकी, तो स्कूपस को तो ले ही चुका होगा वो, क्योंकि विजिबिलिटी इंडेक्स बढ़ा रही होती है। अब आपने ये देखना है न्यू पॉलिसी के या प्रीवियस इसमें, कि आपका वेब ऑफ साइंस में कौन सी वाली इंडेक्सिंग है, एसएससीआई वाली है या ईएससीआई वाली है। एक जो एडवांस है, हम कहते हैं टायर 1 की है, एक टायर 2 की है। अगर टायर 1 की इंडेक्सिंग है तो आपको डब्ल्यू कैटेगरी में है, और अगर ईएससीआई है टायर 2 की, तो एक्स कैटेगरी में है। ओके। और स्कोपस में Q1 Q2 Q3 Q4 सबको एक्स कैटेगरी हम एक्स कंसिडर और वाई करें? कैटेगरी कर दिया, लेकिन Q1 जो होगा ना, जी। वो लाजमी तौर पर एसएससीआई में ही भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता। अब देखिए ना, कोई भी जर्नल है अपनी विजिबिलिटी तो बढ़ाएगा ना, ये तो नहीं होगा वेब ऑफ साइंस को ले लेगा तो स्कूपस नहीं लेगा। जिसने एसएससीआई ले लिया इतनी हाई, स्कूपस तो उसको खुद ब खुद मिल जाएगी, रखेगा। राइट। और इससे ये होगा कि उसकी डेटाबेस जो है ना, उसका जर्नल की विजिबिलिटी बढ़ेगी। जितनी ज्यादा जर्नल को लोग देखेंगे डिफरेंट उसके डोमेन से, तो साइटेशन होगी, जितनी ज्यादा साइटेशन होगी तो उस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर बनता है ना। ये एक थ्योरी है ना कि साइटेशन से इम्पैक्ट फैक्टर होता है। तो बस वेब ऑफ साइंस में मुझे ये देखना होगा कि उसकी हाँ, उसकी इमर्जिंग वाली इंडेक्सिंग है कौन या सी है। हाँ, इंडेक्सिंग? ईएससीआई है, एसएससीआई है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नौशीन मुश्ताक है, मैं फैकल्टी ऑफ फार्मेसी से हूँ। मुझे एक चीज़ ये पूछनी थी कि आप क्योंकि एचईसी का ज़िक्र कर रहे हैं, तो उसमें एक इश्यू जो हमारे जर्नल के साथ भी रहा है, मैंने भी रिसेंटली जॉइन किया है एज़ एन एसोसिएट एडिटर। जैसे हम अगर फॉरेन रिव्यू के लिए भेजते हैं, तो उसमें एक प्रॉब्लम हमें आती थी पहले भी, वो ये कि अगर हम उनको पे करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है कि वो फॉरेन करेंसी में होता है।
तो उसके लिए हमेशा हमें प्रॉब्लम रही, उसकी वजह से फिर हमें थोड़ा उसको जो है वो मिनिमाइज़, और अब तकरीबन ख़त्म ही हो गया है, क्योंकि जब हम उसको यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसके लिए परमिशन चाहिए स्टेट बैंक की, फिर एक एचईसी का लेटर चाहिए होता है और उसमें बहुत डिले होता है। तो क्या एचईसी ने कोई इस सिलसिले में अपनी पॉलिसी वो की है कि वो सपोर्ट करे या फैसिलिटेट करे इस तरह से? आई थिंक जिस तरह से पीएचडी के थीसिस वगैरह यूनिवर्सिटीज के अकाउंट्स होते हैं, जिसके अंदर ये होता है कि फॉरेन रिव्यू में पैसे भेजने हैं, $200 जो हम ये 300 भेज रहे होते हैं पीएचडी के थीसिस के लिए या जर्नल्स के लिए, एक स्पेसिफिक अकाउंट होता है जिसमें बैंक वालों को पहले से एचईसी की और सारी जमा करा दिया जाता है। यूनिवर्सिटी करती है कोई उसको? कानून है ये, लेकिन कंफर्म मैं नहीं करूंगा, सर पुराने बैठे हुए हैं, सर सही बताएंगे। नहीं कर रहा ना काम, हाँ, मुश्किल ठीक यही वजह है, है। पेमेंट तो हो रही है ना फॉरेन, नहीं, अगर नहीं हो नहीं रही, हो रही है तो नहीं हो रही। मेरा सवाल इसको यही है फिर कि अगर इसको फिर एचईसी एचईसी के साथ रिजॉल्व यूनिवर्सिटी के हायर अथॉरिटी ने या डीएफ ने करना होगा कि कैसे की जाएगी, हाँ, क्योंकि ये होनी तो है। इसको मैं नोट भी कर लेता हूँ। हमारा कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक एडिटर्स फोरम बना हुआ है जर्नल्स का, और इंशाल्लाह उसकी मीटिंग अभी कुछ दिनों बाद है, तो यहाँ से जो जिस तरह के सवाल होंगे कि जो इंडिविजुअल नहीं है बल्कि कलेक्टिव इश्यूज हैं, तो इंशाल्लाह उसको फिर वहाँ पे भी हम रेज किससे करेंगे। फ़र्क पड़ेगा आपकी जो जर्नल की उसके ऊपर वैसे अगर वो एचईसी की माँगते हैं? उसमें मैंने पॉलिसी में पढ़ा था कहीं पे कि वो एचईसी जो है वो ऐसे अकाउंट जो कि फॉरेन में पेमेंट करनी होती है, स्पेशली पीएचडी के या जर्नल्स के हवाले से, तो यूनिवर्सिटी का कोई अकाउंट हेड होता है, वो बना हुआ होता है, और उसके अंदर उस हेड के अंदर ये सारी फॉर्मेलिटी पहले से ही पूरी कर दी जाती है, तो फिर वो चला जाता है। अदरवाइज तो बहुत मुश्किल काम है डॉलर को भेजना, मुश्किल है, वो भी है। अच्छा, एक और चीज़, नामुमकिन है भेजना, जी, दूसरा मुमकिन सवाल नहीं है। मेरा ये था कि जैसे आपने अभी यहाँ वेटेज का ज़िक्र किया था, फर्स्ट ऑथर का और कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर का, तो अगर फर्स्ट ऑथर ही कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर हो, तो क्या हम उसको 60% 60% वेटेज है, उसका बिल्कुल जाएगा? बिल्कुल क्योंकि ये पता होना चाहिए। बिल्कुल और यही होगा। तीसरा मैं डॉक्टर साहब से कि अब ये जैसे हम कह रहे हैं कि एचएससी बहुत सारा जो काम है वो क्यूसी को दे रही है यूनिवर्सिटी के उस पे, तो क्या क्यूसी सिलसिले में कोई काम कर रहा है कि वो सपोर्ट करे या फैसिलिटेट करे? मैडम ये पॉलिसी तो जस्ट अभी आई है ना 5 तारीख को, ज़ाहिर है अब बतदरीज कुछ चीज़ें नीचे आएंगी, इनिशिएट होंगी। अभी इस वक्त इन्होंने जो पहले हमें इल्म था वो ये था कि नवंबर के महीने में ही जो है वो कॉल पर पेपर कॉल पर जर्नल आ जाएगा, लेकिन अब शायद वो थोड़ा सा उसे अगस्त सॉरी दिसंबर तक लेके जा रहे हैं, तो उस अरसे में डायरेक्ट यूसीज को वो डायरेक्ट कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर कोई ऐसी चीज़ मेरे इल्म में नहीं। ये लिस्ट है ना केबल्स की, ये पेड है, ये हर आदमी नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल ये था कि ये जो इवैल्यूएशन होती है आमतौर पे जून-जुलाई के अंदर होती है, कि जून-जुलाई के बाद इंडेक्सिंग होती है, निकल जाते हैं, कुछ जर्नल्स आ जाते हैं उसके अंदर, जैसे स्कूपर्स और वेब ऑफ साइंस वगैरह। तो ये शुरू में क्यों नहीं करते, जनवरी में अगर कर लें ताकि फिर वो पूरे साल का, फिर हमें अगर फॉर एग्जाम्पल ये तो 2005 कंपनी 20 की एसओपी है, अब इसमें हम क्या कह सकते हैं। नहीं, कोई लॉजिक, इसके पीछे कोई लॉजिक है या नहीं है, क्या वजह है? हम अप्लाई तो किसी वक्त भी कर सकते हैं, ये नहीं है कि उन्होंने रखा हुआ है कि अप्लाई जुलाई से पहले करें, अप्लाई तो हम कर देते हैं, लेकिन वो अपनी लिस्ट को अपडेट जुलाई में कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके यहाँ ये होता है ना, फिजिकल ईयर जो है वो जुलाई से शुरू होता है अकाउंट्स का, या इस तरह का कुछ ओके, है, थैंक यू। जैसे हमारे यहाँ बजट का है। क्योंकि एक चीज और डॉक्टर साहब ने जो इस्तेमाल किया था एक इदारे का जो मंथली कर रहा है, यूजुअली इतने बड़े इदारे पूरी दुनिया से सैकड़ों नहीं हजारों और शायद उससे भी ज्यादा चीजें आ रही ये है। जो किसी ने जिसको अब रिकमेंड किया कि हम यहाँ से देखेंगे केबल्स को ना, तो मैंने इनको आने से पहले देख रहा था कि ये किस तरह से ये करते हैं, क्या ये भी एक साल में अपडेट करते हैं, एक साल में तो जिसने करना है करके निकल जाएगा, तो नहीं, इनके यहाँ जो है ये मंथली बेसिस पे ही अपडेट कर रहे हैं अपनी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने मेरी इंटरनेशनल गुजारिश होगी माजरत जी, करने में तमाम अफराद का तारुफ भी कराते अच्छा हैं प्लीज, ताकि ऑनलाइन की शक्ल नहीं जा रही जी, तो नाम पे जाए। मेरा नाम इंतखाब उल्फत है। जी डॉक्टर साहब, मेरा नाम इंतखाब उल्फत है, मैं जामिया कराची में शोबे तबियात में पढ़ाता हूँ। मेरे 2 सवाल हैं इंटरनेशनल रिव्यू के हवाले से और ये जो फॉरेन ऑथरशिप है इसके हवाले से। हमारे यहाँ एएसआरबी में मैं मेंबर भी हूँ एएसआरबी का, तो यहाँ पर एक मामला ये है कि टेक्निकली एडवांस कंट्रीज का मामला है, तो क्या यहाँ जो पॉलिसी है इसमें कोई ऐसी चीज डिफाइन हुई हुई है कि फॉरेन ऑथर का मतलब क्या है, कौन से ममालिक से उसका ताल्लुक हो सकता है, या इंटरनेशनल रिव्यू जब करवाया जाए तो कैसे करवाया जाए? मिसाल के तौर पे अगर सोशल साइंसेस के मामला थे, फॉर एग्जाम्पल इस्लामिक स्टडीज या उर्दू फॉर एग्जाम्पल पर्शियन, तो उनके मामला बिल्कुल डिफरेंट होंगे, और तो ये जरा अर्ज
है कि सर बताइए देखिए इसके हवाले से। इसके ऊपर तो एचईसी ने पहले वाली जो 23 की पॉलिसी थी तो उसमें एचईसी ने इसको भी चेंज किया है। अब उन्होंने क्यूएस रैंकिंग की यूनिवर्सिटी की पहले तो कर दिया कि टॉप 500 जो यूनिवर्सिटियां हैं क्यूएस रैंकिंग की रिव्यू आप उन्हीं से कराएंगे, है ना। एडवांस कंट्री का तो खत्म कर दिया उन्होंने कॉन्सेप्ट 2023 के उसमें, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने इसको भी नहीं किया क्योंकि जिनने कर दिया है। तो अब ये कि फॉरेन से मुराद ये कि पाकिस्तान से हट के अब जैसे कि उर्दू वगैरह है वो हम लाजमी सी बात है इसी में कराएंगे, या पर्शियन हो गया या वो इस्लामियात हो गया। तो उन्होंने एचईसी ने एक कैटेगरी बनाई हुई थी यूनिवर्सिटीज के हवाले से कि भाई ये लैंग्वेज से रिलेटेड जो है ये कंट्रीज में आप भेज सकते हैं, साइंस से रिलेटेड इनमें भेज सकते हैं। तो वो थी और साथ ही साथ न्यू इसमें इन्होंने वो एडवांस कंट्री कहलाती थी। अब ये कि उन्होंने एडवांस कंट्री का तो नई पॉलिसी जो आई है पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट पॉलिसी या इसमें उन्होंने ये कहा है कि अब क्यूएस रैंकिंग पे गए कि जो टॉप 500 क्यूएस रैंकिंग है आप उनके प्रोफेसर्स की करवा सकते हैं या मेरिटोरियस प्रोफेसर जो अगर पाकिस्तान के हैं उनके साथ करा सकते हैं, लेकिन उनकी एच इंडेक्स जो है वो साइंस में 30 होना चाहिए। अब फिर हम लोग समझ रहे थे कि गूगल स्कॉलर का एच इंडेक्स नहीं, गूगल स्कॉलर का नहीं, वो ये उसका है एल्सवेयर वालों का है, उनका है। तो उनके यहाँ तो हमारे एल्सवेयर का मतलब है कि वो पेपर जो एक्स और डब्ल्यू कैटेगरी में छपे हो तो ऑटोमेटिक फिर आप समझ लें। तो ये है। सही। अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम सना खान है, मैं लॉ से मेरा ताल्लुक है। अच्छा मुझे ये पूछना था कि ये जो पॉलिसी आई है अभी इससे क्वालिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बिकॉज़ इट इज़ मोर लाइक ए क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस है इसके अंदर और ज़्यादातर जो जैसे एल्सवेयर कंपनीज़ के आप नाम ले रहे हैं या स्कूपर्स या वेब ऑफ साइंस, दे ऑल आर फॉरेन कंपनीज़। सो व्हाट अबाउट होम बेस्ड थिंग, इसको किस तरीके से देखा जाता है इन इंटरनेशनल पब्लिकेशंस के? क्या ज़रूरी है कि हम उन्हीं के रेगुलेशंस को फॉलो करें या अपना भी कुछ कर सकते हैं? थैंक यू। करना तो चाहिए हमें अपना, लेकिन अभी तक किया नहीं है इसलिए। स्कूपर्स जो है या हम कहते हैं इंडेक्सिंग या वेब ऑफ साइंस है, ये वो है कि जिन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी शो की भी ना, कि इन्होंने ये कहा कि क्वालिटी के हवाले से जब आप कहते हैं जर्नल ये इन जर्नल अगर इनकी इंडेक्सिंग है तो उनका जर्नल वाकई क्वालिटी होती है, उनके जो आर्टिकल पब्लिश हुए होते हैं पब्लिश। हमारे यहाँ ये कि ऐसा कोई अभी हमने नहीं बना, चाइना के भी ये एक आई है। तो ये वजह है किसी भी चीज़ की। अब दूसरी आपका सवाल था कि अभी किसी ने जो चेंज किया है तो किसी ने कोशिश की है कि जो कि बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टिव या इस तरह का हो गया था कि क्वांटिटेटिव पर ही लोग जा रहे थे कि सिर्फ पेपर एक एक आदमी के 200 पेपर छप गए। तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि वो 200 पेपर एक साल में या 100 पेपर निकाल ले। तो और बड़े आसानी से एक एडिशन के अंदर जो एक इश्यूज में नेशनल जर्नल्स में 40 50 100 आर्टिकल आ जाते हैं। तो इसको कोशिश की है उन्होंने कैप लगा के भाई 30 आर्टिकल कर दिया है ना। इसी तरह से ये केबल्स की लिस्ट दे दी है कि अब यहाँ पर हम में से बहुत सारे जर्नल्स हमें खुद भी नहीं पता होगा कि आइदर कि हमारा जर्नल उस लिस्ट में तो नहीं आ गया, है ना। क्योंकि हम लोग जर्नली प्रैक्टिस तो वही वाली कर रहे हैं जो उन्होंने लिस्ट में बताई है। इन प्रैक्टिस की वजह से आपका जर्नल आ जाएगा प्रोजेक्टिव लिस्ट में। तो अब वो है, तो अगर हम अपनी कोई इस तरह का ब्रांड बना लेते हैं, कोई इस तरह की कंपनी स्कूपर्स जैसी या एल्सवेयर जैसी या टेलर एंड फ्रांसिस जैसी, और जो कि क्वालिटी के साथ क्वालिटी को मद्देनजर रख के काम करे, तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं। हाँ लाहौर में एक कैंपस आ तो रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर सैयद मोहम्मद खालिद, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस से मेरा ताल्लुक है। पहले तो एक सवाल जो सेकंड नंबर की जो पार्टिसिपेंट मैम ने किया था उसके हवाले से ये जो ओपन जर्नल सिस्टम है दैट्स बीइंग क्रिएटेड इन पीएचपी, ये हमारे पास ओपन सोर्स से मुराद ये होता है तमाम की तमाम वो चीजें जिसके साथ किसी भी किस्म का कोई लाइसेंस अटैच ना हो। तो जितने भी फ्रीलांसर्स होते हैं या जो कोलैबोरेट करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो लोग चीजें कुछ बनाते हैं और उसको ऑनलाइन अवेलेबल कर देते हैं। ओपन जर्नल सिस्टम जो हम जिसकी हम बात कर रहे हैं और पीएचपी के अंदर बना है, इसके पीछे टेक्निकल सपोर्ट नहीं है, और जब टेक्निकल सपोर्ट नहीं होती तो इश्यूज आते हैं। तो मैम ने जैसे बताया था कि ईमेल की थी, एक और ईमेल चली गई बी को, तो इट इज क्वाइट कॉमन प्रैक्टिस। तो इसके लिए मुख्तलिफ ऐसे जर्नल सिस्टम मौजूद हैं जो पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करते हैं और दे आर ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। बट ये कि वो इतने पॉपुलर अभी नहीं है क्योंकि उनकी शायद रसाई इतनी लोगों तक नहीं हुई है। तो उनमें से किसी एक को आप लोग ले सकते हैं ओपन जर्नल सिस्टम की जगह, जो कि टेक्निकली सपोर्टेड है बैकग्राउंड में और अच्छे प्लेटफॉर्म से बने हुए। अच्छे प्लेटफॉर्म से मुराद मेरी है
कि मिसाल के तौर पर टेक स्टैक, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का जो प्लेटफॉर्म है उसमें पावर प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर ये कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बातें कर रहा हूँ, शायद सब लोग ऑन बोर्ड नहीं होंगे, आसान कर देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट टेक्निकल सपोर्ट देता है, ओपन सिस्टम टेक्निकल सपोर्ट नहीं देता है। तो जिसका टेक स्टैक अच्छा होता है वो जर्नल जिस पे अच्छा टेक स्टैक बना है तो वो चीजें बेहतर चलेंगी। ये हुई एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा जो अभी बता रहे थे चीजें, काइंडली ये जो W और X और Y वाली जो चीजें हैं काइंडली इसको इलैबोरेटली एक जैसे चार्ट की फॉर्म में जैसे आपने प्रेजेंट किया था, तो वहाँ समराइज फॉर्म में अगर पार्टिसिपेंट्स तक अगर पहुंचा देंगे तो एक बड़ी आसानी हो जाएगी बाकी तमाम लोगों के लिए। और हम सब ऑब्वियस सी बात है कि जो जितने भी जर्नल एडिटर्स हैं वो इन सब चीजों के लिए कोशाएं कि पहले स्टेप में पहला स्टेप क्लियर करें और उसके बाद अल्टीमेटली जाके इसको W कैटेगरी तक लेके जाएं। तो अगर स्टेप्स क्लियर होंगे तो विजन क्लियर होगा कि हमें 6 महीने में ये करना है, साल भर में ये करना है, 2 साल में ये करना है। तो इट इज रिक्वेस्टेड काइंडली आपके पास अगर कोई अगर डॉक्यूमेंटेड कंटेंट अगर मौजूद है तो काइंडली पार्टिसिपेंट तक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। बिल्कुल थैंक जी, यू आप सो वेरी मच। बिल्कुल पहुँचा देंगे। आउटलाइन में इसी तरह से हमने समराइज़ किया हुआ है। यहाँ पे प्रेज़ेंटेशन में टैब्लो फॉर्म में कर दिया। एक क्वेश्चन नहीं मैडम मैडम बोल दें कंटिन्यू वो कह रहे हैं कहीं और से भी कर सकते हैं, हमें एचईसी ने तो ओजेएस ही कहा है ना, ओजेएस जैसा मतलब ये ना, आप स्कॉलर वन पर भी जा सकते हैं। इसके लिए ऑटोमेटेड सिस्टम होना चाहिए। ओजेएस बेसिकली ओपन जर्नल सिस्टम, उनका रेफर करने का पॉइंट ये है कि ओजेएस या उस जैसा अगर ओपन जर्नल सिस्टम आप लोग इस्तेमाल कर रही हैं तो दैट बेसिकली द मिनिमम स्टैंडर्ड, उससे बेहतर चीजें एग्जिस्ट करती हैं। मैंने एग्जांपल ली थी ना स्कॉलर वन। आपसे गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर साहब को ऑन बोर्ड लेके टेक्निकल ये जो मामला है एडिटोरियल बोर्ड के मामला आ रहे हैं कि ओजेएस को क्या करना है, जिस मैडम ने डिस्कस किया, तो डॉक्टर साहब की हेल्प लेके हम उसके भी थोड़ा ओजीएस पे एक ट्रेनिंग रख लेते हैं क्योंकि मेरा ख्याल है मोर देन 90% लोग ओजीएस यूज कर रहे हैं। एक्सपर्ट है बाकी खाली में तैयार है इंशाल्लाह। सर प्लीज अगर कोई सवाल है तो जी जी प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया। हुसैन नाम है मेरा, कंप्यूटर साइंस से ताल्लुक है। अच्छा, मेरा सवाल है, उसका जवाब आप बेशक सबसे आखिर में दीजिएगा। सवाल ही कुछ इस तरह का है, जैसा कि अभी पिछले दिनों ये पॉलिसीज अपडेट का नोटिफिकेशन और ये तमाम चीज़ें आई और थोड़ी सी हलचल मची और फिर आप लोगों ने ये सेमिनार और इस तरह का एहतमाम किया, बहुत शुक्रिया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ये सवालात एंड हो, मोटे-मोटे पॉइंट्स में जो मेन अपडेट्स हुई हैं वो ज़रूर कम्युनिकेट एट द एंड ऑफ दिस सेशन आप ज़रूर कर दें, ताकि जो बाद में आए हैं उनकी नॉलेज में भी आ जाए। और ये उम्मीद है कि आज के सेशन की वीडियोज़ अवेलेबल हो सकती हों तो वो करवा दीजिएगा। सर ये सेशन ऑनलाइन हो रहा है इस वक्त फेसबुक पे और हमने लिंक भी शेयर किया था, दोबारा भी कर देंगे तो आप वहां से जाके मुकम्मल सारी चीजें इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। हैंड आउट हम ईमेल कर देंगे तो उसके अंदर सारी चीजें डिटेल में है रिटर्न में। बस आप ये कीजिएगा कि अभी सेशन एंड होने से 2 मिनट का टाइम ये समराइज कर दीजिएगा कि मोटे-मोटे पॉइंट्स अपडेट्स क्या हैं। ठीक। जी प्लीज आगे। मेरा नाम डॉक्टर अतिया बतूल, ज़ूलॉजी से हूँ मैं। मेरा ये क्वेश्चन था कि पेपर जो हमने सबमिट कर दिया और आप कह रहे हैं कि मंथली वो अपडेट होगा, कि क्या वो जर्नल जो है वो प्रेडिक्टरी लिस्ट में आ गया है? तो ऑथर तो ऑलरेडी सबमिट कर चुका है ना, तो वो किस तरह से फिर हम उसको करेंगे? बिकॉज़ वो तो पब्लिश हो चुका। नहीं, अभी उन्होंने जो कहा है कि अब ये केबल की लिस्ट दी है इसके मुताबिक 5 नवंबर है। अब आपने जो भी जर्नल सेलेक्ट किया है तो एट दैट टाइम जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं, इतने ये नहीं कि फौरी तौर पर वो प्रेडिक्टिव में आ रहा है, तो वो उनकी पेयर रिव्यू की जो पोजीशन है किस तरह की, अगर कोई जर्नल कहता है कि एक्स कैटेगरी का है और वो कहता है कि मैं 10 दिन के अंदर पब्लिश कर दूंगा, तो फिर तो आप हम भी खुद अक्लमंद है कि पॉसिबल नहीं है ना ये। तो इस तरह से आपने एज ए ऑथर आपने भी ये इस बात को देखना है कि आइदर के वो जर्नल ओरिजिनल है या नहीं है, और सारी चीजें है। अगर आपके लिए उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। आप जर्नल की ओरिजिनलिटी जो है वो स्कूपस के अगर इंडेक्सिंग की स्कूपस के डेटाबेस में जाके उसको चेक कर सकते हैं, और वहाँ पर लिंक भी दिया हुआ होता है ओरिजिनल वेबसाइट का। इसी तरह से वेब ऑफ साइंस की उसमें JSR की लिस्ट में जाके देख के आप करें, क्योंकि आप जब W कैटेगरी या X कैटेगरी के लिए आप कर रहे हैं पेपर सबमिट, तो इस बात का भी तो ध्यान, क्योंकि आपकी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो जिस जगह पर भेज रहे हैं आप वो ओरिजिनल जर्नल है। क्योंकि ये तो है कि
वेबसाइट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि ओरिजिनल नहीं है। अब ये तो हम पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उसे सर्च कर रहे हैं। बेहतर यही है कि सबमिट करने से पहले इस बात को आप मेक श्योर कर लें जिस जगह पे आप जिस जर्नल में पब्लिश के लिए भेज रहे हैं, वो ओरिजिनल जर्नल है। उसके लिए जिस इंडेक्सिंग के बेस पर आप कर रहे हैं ना कि ये डब्ल्यू कैटेगरी का है वेब ऑफ साइंस के, आप जेसीआर की लिस्ट में जाके उसकी वेबसाइट जो अवेलेबल होगी उस जर्नल की जिसको है, उस पर आप क्लिक करके चेक कर लें। अगर उसके थ्रू करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी। 99% आपने सही जर्नल में किया है, फिर वो नहीं आएगा। ये तो उन जर्नल्स के लिए ना जो कि मार्केट में और हमारे जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं कि प्रेडिक्टिव जर्नल्स बहुत ज़्यादा हैं एसईओ के तहत। तो हमें एज ए ऑथर भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम सही जर्नल में भेजें। डॉक्टर महविश मुरसलीन फ्रॉम साइकोलॉजी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। मेरा भी इसी से रिलेटेड बल्कि आगे फर्दर बिकॉज ये पॉलिसी तो अब आई है ना, और बहुत सारे आपने कोट किया कि 99% ऑथर्स ऐसे होंगे हम सब में से जिनके निकल मैंने आएंगे नहीं कहा है, वो आर्टिकल है दौर में आया था। मींस कि हम लोग अगर जिसपे आज वो जाके सर्च करेंगे तो क्या पता हमें कितने सारे हमारे आर्टिकल्स निकल आए इस तरह के। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। तो लाइक अब होपफुली एचईसी इसके बारे में भी कोई इस तरह की राय दे कि भाई वो तो पहले हो चुका ना, जैसे होता था कि भाई ये उस वक्त तो पॉलिसी नहीं थी, अब जो है वो ये आई है तो अब हम डेफिनेटली इस पे काम करेंगे और बहुत सारे अगर निकल भी आए तो उस पर भी फर्दर आई वुड रिक्वेस्ट कि ऐसा रखें कि भाई फिर अगर आ जाते हैं हम में से किसी लोगों के, तो फिर उसके लिए हम मिलके कलेक्टिव कोई एफर्ट करें या इस तरह की कोई चीज, ताकि बिकॉज अगर वो नहीं होगा, आपने कहा जब आप बता रहे थे तो वो नहीं काउंट होगा प्रमोशन में, तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी हमें तो उस चीज का बेनिफिट भी नहीं है ना। अदर यूनिवर्सिटीज वो देती हैं कि इतने परसेंट उनको रिम्बर्स कर दिया या इस तरह के बेनिफिट होते हैं, तो हम लोग तो पे करके ही कर रहे होते हैं। और अगर उसमें से कोई ऐसी चीज आ जाती है जो हमारी नजर से नहीं गुजरी उस वक्त, जैसे होता था पहले, तो डब्ल्यू कैटेगरी या एक्स कैटेगरी में हमने करवाए होंगे जो उस वक्त फिर एचईसी ने कह दिया था कि ये तो पहले का था ना, जैसे अभी आपने बताया, तो उस वक्त के काउंट हो गए। तो अब अगर ऐसी कोई चीज आती है तो उसके लिए फिर क्या ऑथर्स करें? अब ये तो एचईसी की पॉलिसी थी पहले, अभी एचईसी ने एक कदम आगे बढ़ के वो भी बता दिया, लिंक भी बता दिया कि यहाँ देखिए। पहले एचईसी सिर्फ ये लिख देती थी कि आपने ऑथर जो है वो अपनी जिम्मेदारी पर वो सबमिट करेगा। तो क्लोन जर्नल और इसमें हमारी लिस्ट के मुताबिक ये जेसीआर लास्ट ईयर में था कि डब्ल्यू कैटेगरी का मतलब ये इंडेक्सिंग होगी। उससे पहले एचजेआरएस के उसमें भी था कि वो आ जाती थी। तो अब ये है, अब बाकी तो अब ये है कि देखना खुद ही पड़ता है। एट द एंड तो ये कि जिसकी चीज है, जिसका पेपर है, उससे इस बात को बेहतर तरीके से पता होना चाहिए कहाँ भेज रहा है। आइदर कि सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाने के लिए कि वी हैव पब्लिश आर्टिकल इन डब्ल्यू कैटेगरी, और पता चला कि बाद में वो दोनों तरह से नुकसान हो रहा है, आर्टिकल का भी, पैसों का भी और वक्त का भी। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वसीम, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। डॉक्टर साहब, मुझे बस ये पूछना था कि जैसे एचईसी ने अभी 10% कहा है कि आप जो एडिटोरियल बोर्ड है वो पेपर्स आप अपने जर्नल में कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वेब ऑफ साइंस की जो लिस्ट है उसमें एडिटोरियल बोर्ड में से किसी का पेपर होना उन्होंने कोई शर्त ऐसी रखी नहीं पहले ही। वेब ऑफ साइंस की जो SCIE जो है उसमें है कि आपका कोई पेपर नहीं होना चाहिए किसी भी एडिटर का एडिटोरियल बोर्ड में से, आई थिंक ये है। तो पहली तो बात ये मैं करना चाहूंगा कि एचईसी ने पहले यही रूल लेके आए थे और इसको जो है वो वापस उन्होंने लिया है, तो अब जो रूल आ रहे हैं क्या पता ये 1 साल 2 साल बाद फिर एचईसी बोले इस नहीं पर वो तो पुराना अब वाला ये ही अभी ठीक तो था, हमने डिस्कस किया क्योंकि जो आज का रूल है। अब जी आगे क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता। नहीं, क्योंकि एचईसी हमें ऐसे ही किसी तो करते ये हुए है आ कि रही है ना। लास्ट 10 टू उसके ईयर्स में हम देख रहे हैं पॉलिसी सिर्फ आ रही है चेंज होके थोड़ा थोड़ा। ये हम पाकिस्तान में ही देख रहे हैं, लास्ट 78 ईयर में माशाल्लाह से एजुकेशन पॉलिसी भी 10-12 आ चुकी है। तो अब इस पर तो हम कुछ कह नहीं सकते ना सर। ये है कि आना नहीं चाहिए। आपके सवाल ये बिल्कुल वैलिड है कि एक चीज पर कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, जो कि नहीं, मैं हमारे यहाँ कहने नहीं है। का मकसद ये था कि जैसे अभी एचईसी ने अलाउ तो कर दिया कि 10% जो है ना वो पेपर्स एडिटोरियल बोर्ड के हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जर्नल्स के लोग बैठे हुए हैं, कल को हमें आगे चल के जब हम इंडेक्सिंग एजेंसीज के पास जाएंगे तो वहाँ पे उनके पास ये रूल होता है और उनके पास ये चीजें हैं, जैसे स्कूपर्स ने भी किया हुआ है, बहुत सारे उसमें चीजें हैं कि जो आप वहां जाके जो है ना स्टक हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं और वो भी तो रूल। है। अब स्कूपस ने अगर किया हुआ एचईसी की है, आई थिंक स्कूपस नहीं, वेब ऑफ साइंस का आपने कहा, मैं देख लूंगा।
कि नॉर्मली तौर पर इस तरह की इंडेक्सिंग एजेंसियां या कंपनीज जो होती हैं उनके यहाँ, क्योंकि एडिटोरियल बोर्ड भी उनके यहाँ हर 2 साल के बाद या बाद के 3 के बाद चेंज हो रहे होते हैं ना, तो एट दैट टाइम वो कर रहे होते हैं। और इसमें भी इन्होंने ये कहा कि 2 साल में एक दफा एक एडिटोरियल बोर्ड का आएगा। ये नहीं कि हर दफा में 10% का मतलब है एक ही बंदा 4 दफा कर रहा है, 2 ईयर्स में 1 टाइम वो कर सकता है। डॉक्टर वसीम ने जिस जानिब इशारे की वो मसला वही, हम पहले भी बात करते रहे फोरम्स पे कि अब आप जब इंटरनेशनल इंडेक्सिंग एजेंसीज को सामने लेकर आते हैं तो उसमें कहीं ऐसा रूल ना हो कि आपका रूल कुछ और कह रहा है, उनका रूल कुछ और कह रहा है। ये वो निशानदेही कर रहे हैं किसी इस वजह से। अच्छा, हम इस प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब हैं, उसके बाद भी कुछ लोगों के सवाल हैं, बिल्कुल डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन डायरेक्ट कई लोगों ने जाना भी है। तो इख्तिताम पर मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर निदा अली से। आप कराची से टीचर सोसाइटी की जो है वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, बहुत एक्टिव हैं माशाल्लाह सोशल इश्यूज पे भी और रिसर्च और एकेडमिक इश्यूज में भी, कि वो तशरीफ लाएं और वोट ऑफ थैंक्स के लिए जो है मैं डॉक्टर निदा अली से गुजारिश करूंगा। बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे टीचर रिसोर्सेज फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन ट्रू की जानिब से मौजूद हूँ। जैसा कि शुरू में तस्करा हुआ भी था कि ट्रू जो है वो कराची यूनिवर्सिटी के कुछ असातिज़ा की एक टीम है, जो कि अपने असातिज़ा की रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, इम्पोर्टेंट मौज़ूआत पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ और सेमिनार वगैरह कंडक्ट करवाती रहती है। आज का सेशन भी उसी की एक कड़ी था। मैं अपनी जो ट्रू की टीम है उसका मुख्तसर सा तारुफ आपको करवाती चलूँ। इसके अंदर हमारे साथ डॉक्टर फैज़ुल इब्रार अरबिक से मौजूद हैं। इसके अलावा डॉक्टर मारूफ बिन रऊफ एजुकेशन से मौजूद हैं, डॉक्टर रिफत अहमद जेनेटिक्स, डॉक्टर वसीम अब्बासी और डॉक्टर यूसुफ अदनान बॉटनी से मौजूद हैं, डॉक्टर असद खान तनोली, डॉक्टर निजामुद्दीन और डॉक्टर सैयद मोहम्मद साद केमिस्ट्री से, और मैं मौजूद हूँ। ट्रू का मकसद ये होता है कि जितने भी इश्यूज़ जो कि असातिज़ा को हम रहनुमाई के लिए जिन इश्यूज़ पे हम उनकी रहनुमाई कर सकें, उसके छोटे-छोटे सेमिनार्स करवा के, अवेयरनेस सेशन करवा के उनकी मदद कर सकें। मैं बहुत मशहूर हूँ डीन फैकल्टी ऑफ साइंस की। इसके अलावा सोसाइटी फॉर सोशल साइंसेज एंड रिसर्च एसोसिएशन सारा की, खासतौर पर प्रोफेसर डॉक्टर शहजादा खुर्रम की, कि वो तशरीफ़ लाया, हमारे साथ कोलैबोरेट किया और इस मौजू पे हमारा साथ दिया। आप सबका बहुत शुक्रिया यहाँ पे तशरीफ़ लाए। जिन्होंने हमें ऑनलाइन जॉइन किया, उनका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के सेमिनार्स होते रहेंगे और इस तरह से कोलैबोरेटिव वर्क करके हम अपनी जामिया की और अपनी भलाई के लिए कोशिशें करते रहेंगे। शुक्रिया। आखिर में मैं गुज़ारिश करूँगी डॉक्टर मारूफ बिन रऊफ से कि वो हमारे स्पीकर को गुलदस्ता पेश करें। चलो जी, ये एक रिवायती